हेलो बच्चों, स्वागत है टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। मेरा नाम है वजाहिद हुसैन और मैं आप सबके लिए लेके आ गया हूं क्लास 11 का हीरो चैप्टर दैट इज बेसिक मैथ्स। ये सिर्फ नाम का बेसिक चैप्टर है, हालांकि ये चैप्टर क्लास 11 12 दोनों में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में हम कवर करेंगे फ्रैक्शन, पावर, एंगल, ट्रिग्नोमेट्री, ग्राफ की पूरी कहानी रहेगी, कैलकुलस रहेगा, डिफरेंशिएशन रहेगी, इंटीग्रेशन रहेगी। अगर आप नए हो, मुझे पहली बार सुन रहे हो, देख रहे हो, तो प्लीज मुझे 15 मिनट सुनना, आपको पता चल जाएगा कि मास्टर का लेवल क्या है। और जब आप ये वीडियो देख रहे होगे तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि ये एक वन शॉट है, आपको ऐसा लगेगा कि हम लेक्चर अटेंड कर रहे हैं और ये रियल में एक गन शॉट रहने वाला है। रही बात नोट्स की, तो नोट्स आपको मिलेंगे हमारी प्यारी प्यारी ऐप पे, दैट इज पीडब्ल्यू की ऐप। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि पीडब्ल्यू इंडिया का बहुत बड़ा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, जहां बच्चे नीट, जेई, बोर्ड जैसे एग्जाम की तैयारी करते हैं और अपने गोल्स अचीव करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना खूबसूरत सा चैप्टर बेसिक मैथमेटिक्स। हाय एवरीवन, रुखसाना, फरजाना, बशीर, नजीर, मुदस्सिर, मुबशिर, सरदीप सिंह, करण, रोहन, पीयूष, कैसे हो सर? बहुत बढ़िया हैं। आज रात को मुझे गुड्डू ने फोन किया, सर क्या आप इस गन शॉट सीरीज में हमें बेसिक मैथ्स पढ़ाओगे? तो मैंने उसे बोला क्यों नहीं पढ़ाएंगे भाई साहब। और आप सबके कमेंट सेक्शन भी यही बोल रहे थे, सर मैथ्स 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 न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आ रही है सर, हमारा मैथ्स अच्छे से नहीं हो रहा है। तो मेरी जान, इसी एक वीडियो में पूरा बेसिक मैथ्स जो बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका मास्टर आपको करवाएगा, बिल्कुल बेसिक से कहां, टॉप लेवल, ताकि आप जीरो से क्या बन जाओ, हीरो। इसीलिए इस चैप्टर को मैं पता है क्या बोलता हूं, द हीरो चैप्टर। क्यों? क्योंकि जो मैथ्स है ना, मैथ्स जिसको मैंने मैथमेटिक्स लिखा है, वो एक्चुअल में लैंग्वेज है फिजिक्स की। मैथ्स इज अ लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। कुछ साइंटिस्ट तो ये भी बोलते हैं कि मैथ्स इज अ क्वीन एंड फिजिक्स इज अ किंग। इसलिए भाई साहब, जब फिजिक्स पढ़ाई जाती है उसके साथ बच्चे को मैथ्स भी सिखाया जाता है। और मेरी जान, मैथ्स का नाम सुन के डरना मत, मैं आपको बिल्कुल बिल्कुल खुद छोटा हो जाऊंगा, मैं खुद 5th स्टैंडर्ड में चला जाऊंगा और वहां जैसे मैथ्स को बच्चे को पढ़ाया जाता है वैसे ही मैथ्स में आपको पढ़ाने वाला। ठीक है, बिल्कुल। जो हाई लेवल का बच्चा होगा वो बीच में ऐसा लग सकता है, सर ये तो हमें आता था, ये हमें आता था। भाई साहब, जब तू न्यूमेरिकल करेगा ना, तुझे दिक्कत आएगी। मैं बीच बीच में शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा आपको। ठीक है, मतलब इस एक वीडियो का मेन मकसद ये है कि कल को मतलब तेरा मैथ्स अच्छा हो जाए, डेरिवेशन में अगर कोई फॉर्मूला लग रहा हो उसकी 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 अच्छे से अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाए, और आपके न्यूमेरिकल्स में जो कैलकुलेशन है वो आपके लिए क्या हो जाए, आसान हो जाए। ठीक, अच्छा अच्छा जी सर, नोट्स कहां से? मेरी जान, नोट्स के लिए तो मैं बार बार यही बोलता हूं कि बच्चे के अपने नोट सबसे बेस्टेस्ट होते। फिर भी अगर आपको मेरे नोट्स अच्छे लगते हैं तो आपने कुछ नहीं करना, इसी वीडियो के नीचे प्यारा प्यारा लिंक है, उसको क्लिक करना है और आप प्यारी प्यारी ऐप पे चल जाओगे, दैट इज पीडब्ल्यू की ऐप। वहां पे जाके आप ये जो क्लास नोट्स हैं उनको अच्छे से डाउनलोड कर सकते हो। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं आज आपके सामने डिस्कस करूंगा। टोटल 60 टॉपिक हैं, 60 टॉपिक हैं, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। मैंने आपको पहले ही बोला, मैं मान लूंगा कि आप 5th स्टैंडर्ड में हो और आपको मतलब मैंने ये मान लिया कि आप 5th स्टैंडर्ड में हो और मैंने मैथ्स एक 5th स्टैंडर्ड के बच्चे को समझाना है। ठीक है, फ्रैक्शन समझा रहा हूं, मतलब डिवाइड करना सिखाऊंगा, पावर, एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक, ग्राफ, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। सर वेक्टर तो रह गया है, मेरी जान वेक्टर के लिए अलग से वीडियो आएगी, डोंट वरी। आई बात समझ? सिर्फ तूने मुझे अच्छे से फॉलो करना है। कहीं भी कोई डाउट होगा, कहीं भी कोई डाउट होगा, कमेंट सेक्शन में पूछना, भाई तुम्हारा हाजिर है। यही काम है पूरे दिन यार, अपने बच्चों की बात सुनना, उनके लिए काम करना। ठीक है, अरे थोड़ा सा आपको मोटिवेट करते हैं, थोड़ा सा आपको मोटिवेट करते हैं, फिर मैं टॉपिक शुरू करूंगा। ठीक है, मोटिवेशन क्या है भाई साहब, इधर देखना ध्यान से। तुम बस हारना मत। क्या बोल रहा हूं?
तुम बस हारना मत, मतलब मेरी जान डीमोटिवेट मत होना, डिप्रेशन में मत जाना, हारना मत। एक खूबसूरत मोड़ आएगा और जिंदगी बदल जाएगी, और डेफिनेटली तेरी लाइफ में एक खूबसूरत मोड़ आएगा और तेरी लाइफ बिल्कुल बदल जाने वाली है। बस दो चीजों का ध्यान रखना, दो चीजों का ध्यान रखना, क्या? एक हार्ड वर्क और दूसरा कंसिस्टेंसी। यही दो चीजें एक इंसान को सक्सेस की तरफ ले जाती है। किसकी तरफ ले जाती है? सक्सेस की तरफ ले जाती है। यहां सक्सेस के स्पेलिंग थोड़े से गलत लग सकते हैं, बट फील तो आपको पक्का आया होगा कि मास्टर किस सक्सेस की बात कर रहा है। एक चीज मैं और बताता चलूं, आज मैंने चैप्टर को टॉपिक्स में रखा है। टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3, टॉपिक 4, टॉपिक 5, टॉपिक 6, टॉपिक 7, टॉपिक 8, ताकि मेरे बच्चे को ना एक क्लियरिटी रहे, यार ये इतना टॉपिक है, मुझे इस टॉपिक को ऐसे लेके चलना है। जैसे टॉपिक नंबर 1 आ गया, इसमें क्या पढ़ेंगे हम? फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं। फ्रैक्शन का सिंपल मीनिंग क्या होता है? डिवीजन या डिवाइड करना। मैं आपको ना एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। मैं बोल रहा हूं मेरे पास 5 टॉफियां थी, मैंने 2 लोगों में दे दी, इसको बोलते हैं फ्रैक्शन। इसी को क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन, डिवाइड या डिवीजन। तो 5/2 को आप जब कैलकुलेट करते हो तो क्या आता है? 2.5। मतलब कल को न्यूमेरिकल करते वक्त अगर आपको कहीं 2.5 दिखा, आप उसकी जगह 5/2 लिख सकते हो। अच्छा, कभी न्यूमेरिकल में कभी ऐसी कैलकुलेशन फंस गई, जैसे 16 इंटू 2.5, ऐसी कैलकुलेशन आपको आ गई, तो आप क्या करोगे? 16 को ऐसे लिखोगे, इंटू 2.5 की जगह 5/2 लिख सकते हो। हाँ, क्या आप ऐसे जाओगे 2.5 इंटू 16? ऐसे जाने से चीजें लंबी हो जाएंगी, अगर बीच में कोई भी स्टेप गलत हुआ तो आपके लिए प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, ये 2 कैंसल, ये आ जाएगा कितना? 8, और 8 5 जार कितना हो जाएगा? 14। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूं, कल जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो वहां पे अगर फ्रैक्शन में 2/5 आया, वहां पे आप 5/2 लिख सकते हो। यही है हमारा फ्रैक्शन में टाइप 1 तरह की प्रॉब्लम, कि भाई साहब आप 1/2 को क्या क्या लिख सकते हो? सर आप 1/2, 1 को डिवाइड किया 2 लोगों में तो क्या लिखोगे? 0.5। कल को न्यूमेरिकल में 0.5 लिखा हो तो आप 1/2 लिख सकते हो। वैसे ही अगर कहीं 2/3 है, कहीं 2/3 लिखना हो तो वहां पे क्या लिखा होना चाहिए? 0.666। आई बात समझ? 1/4 के लिए 0.25, 4/3 के लिए 1.3333, 1/3 के लिए 0.333। बढ़िया है। अच्छा, कहीं अगर 3/4 लिखा हो तो आप लिखोगे 0.75। अच्छा, अब आएगा इसी टॉपिक फर्स्ट का टाइप 2। टाइप 2 की तरह के कैसे सवाल होंगे, मतलब मैं सवाल सवाल बना के आपको सिखाना चाहता हूं। 2 छोटे से सवाल हैं, जैसे मेरे से पूछा 0.3 को मल्टीप्लाई करो 9 के साथ। 0.3 को मल्टीप्लाई किया मैंने 9 के साथ, ऐसे भी कर सकता हूं, या मैं क्या बोलूंगा 0.3 को 1/3 लिखो, इंटू 9 करो, ये और ये कैंसिल आ जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा? 3। 3 जार 9 होता है ना, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 3 3 जार 9, आंसर कितना आ जाएगा? 3, है ना? अच्छा, 0.75 को कैसे लिख सकते हो? 3/4 इंटू 4/3, ये और ये कैंसिल, 4 और 4 कैंसिल, आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। आई बात समझ? अच्छा, वैसे टाइप 3 है, मतलब फ्रैक्शन में टाइप 3 है। अगर 3/10 हो, 3/10 की फ्रैक्शन कैसे लिख सकता हूं मैं? देखो, जैसे ये 3 है, कितने जीरो? एक जीरो, तो डेसिमल पॉइंट यहां पे है, तो 0 1, तो एक डेसिमल पॉइंट आगे आ जाएगा, आंसर कितना आएगा? 3.0, मतलब 0.3 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं बोलूं 4/10, तो कैसे लिखेगा? एक डेसिमल पॉइंट, एक जीरो, एक इधर होगा, तो ये क्या होगा? 0.4। ठीक है, जैसे मेरे पास 3/100 है, 100 कितने मतलब डेसिमल पॉइंट अभी इधर है ना, 203, तो 2 डेसिमल पॉइंट इधर चलेंगे, एक ये वाला, एक 0 लिख देंगे, 0.3। वैसे ही 49/1000 है,
तो 49 तो मैंने लिखना ही लिखना है। कितने डेसिमल पॉइंट? 1 2 3, 1 2, तीसरे के लिए 0 लगा देंगे, 0.3। मतलब अगर 10 100 1000 डिवाइड में हो तो डेसिमल पॉइंट इस तरफ चलता है, ठीक है। 10 एक डेसिमल पॉइंट, 100 2 डेसिमल पॉइंट, 1000 3 डेसिमल पॉइंट। अच्छा, अगर इसका उल्टा हो, मतलब 10 मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो डेसिमल पॉइंट कहां चलता है? इधर चलता है। आंसर कितना आएगा? 38.4। 10 एक जीरो तो एक डेसिमल पॉइंट, 37.4। अगर 100 होगा तो 3.74 इंटू 100 करोगे तो कितना आएगा? 374। कितने डेसिमल पॉइंट हैं? 100 है तो 2 डेसिमल पॉइंट इस तरफ चलेगा, ठीक है ना। मतलब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो डेसिमल पॉइंट इधर चलेगा, ठीक है। 10 से मल्टीप्लाई होगा तो डेसिमल पॉइंट उस तरफ चलेगा। 100 से मल्टीप्लाई होगा तो डेसिमल पॉइंट यहां से कहां चलेगा? दो डेसिमल पॉइंट कहां चलेगा? आगे चलेगा, ठीक है। मैं एक और एग्जांपल आपको करके बता देता हूं। देखो इधर 4.5612, मैंने इसको मल्टीप्लाई किया किसके साथ? 1000 के साथ, ठीक है। कितने जीरो? 3 जीरो, तो कितने डेसिमल पॉइंट चलेंगे इस तरफ? दैट इज 3, 45612, है ना। इधर था पॉइंट, 3 जीरो है, 1 2 3, यहां पे रहेगा हमारा क्या? डेसिमल पॉइंट। आप इस चीज को आप अच्छे से समझोगे, मैंने बहुत बेसिक से आपको ये सारी चीजें करवाई हैं। अब है टाइप 4। कभी कभी न्यूमेरिकल के वक्त ऐसी कैलकुलेशन आ जाती है, जैसे 6 7 8 इंटू 10⁻⁻²। तो आप ये क्या करोगे? इस पावर को नीचे डिवाइड में लाओगे। 6 7 8 मतलब ये पावर है ऊपर, तो ये नेगेटिव की पावर है, नीचे जाएगी तो क्या हो जाएगी? पॉजिटिव में हो जाएगी। मतलब ये 6 7 8 डिवाइडेड बाय 100। अब 100 से चीजें डिवाइड हो रही हैं तो डेसिमल पॉइंट कहां जाएगा? इधर। तो आंसर कितना आएगा? 6.2 डेसिमल पॉइंट, 1 और 2, 2 जीरो हैं तो 6.78। इस चीज का आप पूरा पूरा क्या करोगे? ध्यान रखोगे, ठीक है। अब मेरे पास आ जाता है टॉपिक 2। इसमें मैं क्या डिस्कस करूंगा? पावर से डिस्कस करूंगा, ठीक है। टॉपिक 2 में मैं क्या डिस्कस करने वाला हूं? पावर डिस्कस करने वाला हूं। पावर आपने नाम सुना होगा, जैसे 2 की पावर 4, ऐसे 3 की पावर 2 इज इक्वल टू 9, ऐसे नाम सुना होगा। 4 की पावर 2 इज इक्वल टू 16। ऐसे आपने अच्छे से क्या सुन रखे हैं? नाम तो सुन रखे हैं, ठीक है। पावर का मतलब क्या होता है? कमेंट सेक्शन में बताना। पावर का मतलब क्या होता है? जब ऐसे ऐसे में करो, सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। देखो 2 बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 की पावर 2। 3 बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो कितना हो जाएगा? 2 की पावर 3, ठीक है। 4 बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 2 की पावर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। सिंपल मतलब अगर मैं पावर को समझाना चाहूं, व्हेन यू मल्टीप्लाई द सेम नंबर, देख 2 बार मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, 3 बार मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, 4 बार मल्टीप्लाई 2 की पावर 4। देख वजाहिद सर 2 बार सेम से मल्टीप्लाई आई तो ये क्या? वजाहिद सर की पावर 2। और अगर देखो तो वजाहिद सर साइज में बड़ा भी हो गया है। देखो 2 की पावर 2 कितना होता है? 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 2 की पावर 3 कितना होता है? दैट इज 8। जो आंसर होता है पावर के साथ बढ़ता भी है। मतलब 2 की पावर 2 का आंसर 4 है और 2 की पावर 3 का आंसर 8 है। मतलब अगर ये पावर बढ़ेगी तो इसके आगे वाला आंसर भी क्या करने वाला है? बढ़ने वाला है। देखना 2 छोटा है, 2 छोटा है, 4 तो बड़ा है। वजाइद छोटा, वजाइद छोटा, वजाइद ये वजाइद का स्क्वायर जो कि बड़ा नंबर होगा। आई बात समझ? हाँ, कुछ रूल्स हैं जो तूने दिमाग में रखने हैं। जैसे जैसे कहीं 2 की पावर 1/2 हो, इसका मतलब होता है √2। ये दिमाग में रख लेना, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या होती है? 1.4, ठीक है। ये अभी याद कर ले, बस इतनी ही याद रखनी है। 2 की पावर 1/3 मतलब क्यूब रूट ऑफ 2। एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1। चाहे 10 रेज टू पावर 0 हो, उसका आंसर क्या होगा? 1। अगर कई न्यूमेरिकल में ऐसा आया 3 की पावर 2 और 3 की पावर 2 और 3 की पावर 3, बेसिस सेम और चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं बीच में,
when bases are same powers are added. 3 की पावर 2 प्लस 3, आंसर क्या आ जाएगा 3 की पावर 5। आई बात समझ? देख, दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो और उनके बेसिस सेम हो तो पावर्स उसकी क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। जैसे x की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 5, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडिड, बिल्कुल बेसिक। अच्छा, कभी कभी बच्चा बड़ी जल्दी में ना इस चीज को भी वही समझ लेता है कि व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडिड, बट इधर सिंबल किसका, इधर सिंबल है प्लस का, बट इधर सिंबल बीच में किसका होना चाहिए, उस चीज के लिए। मतलब 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3, तो आंसर क्या आ जाएगा, व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडिड, आंसर क्या हो जाएगा 2 की पावर 5, ये जाएगा आंसर। मैं बोल रहा हूं इस केस, ये वाला केस अलग है और ये वाला केस अलग है, क्योंकि इसके बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, इसके बीच में प्लस का साइन है, तो इसको सिंपल नॉर्मल तरीके से सॉल्व करेंगे। 2 की पावर 2 8 आ जाएगा, प्लस 2 की पावर 3, अरे 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 क्या बोल रहा हूं, 2 की पावर 2 दैट इज 4 आ जाएगा, प्लस 2 की पावर 3 कितना आ जाएगा 8, इसका आंसर क्या जाएगा 12 जाएगा। ठीक है, अच्छा इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इधर देखना, 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2 प्लस 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2। अगर आप ध्यान से देखो तो ये और ये क्या है, कॉमन है, ये प्लस है ना बीच में। अगर आप ये देखो, ये वाला नंबर और ये नंबर बीच में क्या हो रहा है, प्लस, और इसमें ये वाली चीज और ये वाली चीज क्या है, कॉमन है। और ऐसे 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 ऐसी कैलकुलेशन बन जाती है न्यूमेरिकल्स में। तो आप क्या करोगे, देखो 5 को अंदर रखा, प्लस 2 को अंदर रखा, और जो कॉमन था क्या 10 रेज़ टू पावर 2, उसको काम बाहर ले लिया। ये देखो 5 प्लस 2 दैट इज 7 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2, है कि नहीं? बिल्कुल सर, बहुत अच्छे से। देखो 10 की पावर 2 क्या हो जाएगा 100 इंटू 7, तो आंसर कितना आएगा 700। आई बात समझ? सर आप हमारी कैलकुलेशन फास्ट कर रहे हो। हाँ, मैं वैसा ही ला रहा हूं, मैं वैसे ही क्वेश्चन ला रहा हूं आपके सामने जो बोर्ड्स के न्यूमेरिकल में आते ही आते, उनके कैलकुलेशन पार्ट में होते ही होते, या डेरिवेशन पार्ट में क्या होते हैं, होते ही होते हैं। अच्छा, कहीं ये आ गया 2 की पावर 3 उसकी पावर 2, तो ये वाले दो पावर्स क्या हो जाएंगे आपस में मल्टीप्लाई, और 2 की पावर क्या होगी 3 2 ज़र 6। अच्छा, कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या हो जाएगा 0। अगर एक डिवाइड होगा एक बहुत बड़े नंबर से, मतलब 1 डिवाइडेड बाय इंफिनिटी, बहुत बड़ा नंबर, इंफिनिटी का मतलब होता है बहुत बड़ा नंबर, तो खुद सोचने की कोशिश कर कि भाई साहब तेरे पास एक टॉफी है, उसको तूने बहुत सारे लोगों में बांटना, बहुत लोगों में बांटना, ठीक है ना, बहुत 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 बहुत, तो आंसर क्या आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। देखना, एक टॉफी है, बहुत सारे लोगों में बांटनी है, तो थोड़ी थोड़ी ही जाएगी ना, तो अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा 0 हो जाएगी। और भी समझ ले, जैसे देखना, जैसे 1/1 क्या होता है 1 आता है, 1/2 क्या हो जाता है 0.5, है ना, 1/3 क्या हो जाता है 0.33। जब कभी भी डिनोमिनेटर बढ़ता है, ये वाला नंबर छोटा होता है, ये बढ़ता है, ये वाला छोटा हो रहा है, ये बढ़ रहा है तो ये क्या हो रहा है छोटा हो रहा है। और ये देखो बहुत बड़ा नंबर है, ये बहुत बड़ा नंबर है, तो ये नंबर बहुत छोटा हो जाएगा। छोटा कितना हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा, तो 1/इंफिनिटी क्या हो जाएगा 0। अच्छा, अगर मैं इंफिनिटी को उधर रखूं, 0 को इधर रखूं, तो 1/0 कितना हो जाएगा, दैट इज इंफिनिटी। और ये बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर, ठीक है, इसको नॉट डिफाइंड भी बोलते हैं, नॉट डिफाइंड, ठीक है, जो डिफाइंड नहीं होता। चले आगे। हाँ सर, अरे ये 2 बार आ चुका है, ऐसा कुछ हमने पहले भी सॉल्व किया ना, हाँ ठीक। अरे जल्दी जल्दी करें, 2 3 2 ज़र 6, प्रैक्टिस हो जाएगी। 54 इंटू 0 0, 1/इंफिनिटी इज इक्वल टू 0, 1/0 इज इक्वल टू इंफिनिटी। अच्छा, √2 √4 √4 कैसे लिखेंगे भाई साहब, रोन मतलब बेइज्जती नहीं करवा देना। √2 की पावर 2 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4,
ये और ये कट हो जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा 2। 16 कैसे लिखोगे 4 की पावर 2 अंडर रूट, आंसर कितना हो जाएगा 4। अंडर रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है 1.4। अंडर रूट 3 की वैल्यू क्या होती है 1.7। ये याद कर लेना भाई साहब, बहुत जगह आता है, ये बहुत न्यूमेरिकल्स में आता है, बहुत सारी डेरिवेशंस में आता है कि नहीं आता है ना? हाँ सर आता है। इसके बाद आता है हमारे पास टॉपिक नंबर 3, जिसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, एंगल डिस्कस करेंगे। मेरी बात अच्छे से समझने की कोशिश करना, जो मैं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, दोनों के बीच में ये जो गैप आता है ना, इसी को आप क्या बोलते हो, एंगल बोलते हो ना, डिनोट करते हो थीटा से, है ना। ये एक लाइन है ना, और ये एक लाइन है, दोनों के बीच में जो गैप आता है इसको बोलते हैं एंगल, जिसको आप क्या बोलते हो, थीटा। अगर आप ध्यान से देखो ना, ये लाइन कभी ऐसी होगी, अभी ये ऐसी होगी, तो क्या बन गया, एंगल। अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक ना सर्कल बना रहा होता है, ठीक है, जैसे ये बना है, देखो एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, बीच में क्या है, एंगल, ठीक है। और ये एक लाइन थी, ये एक लाइन थी, बीच में ये क्या बन गया, एंगल। ये बीच में क्या बना, एंगल, जिसको आपने डिनोट किससे करके रखा है, सर थीटा से करके रखा है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो तो आपने 10th क्लास में पढ़ा था, यहां से लेकर यहां तक को बोलते हैं माइनर आर्क, और ये पीछे जो होती है उसको क्या बोला जाता है, मेजर आर्क। जो सबसे खतरनाक एंगल की डेफिनेशन है ना, वो पता क्या है, ये तो सिंपल आपको समझ आया, क्या है डेफिनेशन, एंगल इज द रेशियो ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, कि जो एंगल है थीटा वो आर्क अपॉन रेडियस होता है। एंगल क्या है, दैट इज आर्क अपॉन रेडियस है। अगर आप इसकी यूनिट निकालने की कोशिश करो तो ऊपर होगा मीटर और नीचे भी क्या होगा, मीटर। आर्क को भी मीटर में नापते हैं और रेडियस को भी मीटर में नापते हैं, तो ये कट जाता है। इसकी अगर अच्छे से देखो तो यूनिट निकलती नहीं है कुछ, बट आपने इसकी यूनिट दे रखी है, दैट इज रेडियन। एक ऐसा यूनिट क्या है, रेडियन, और अदर यूनिट क्या है, डिग्री है, ठीक है। हमने बचपन से आज तक बहुत सारे एंगल देख रखे हैं। एक एंगल कैसा है, एक एंगल ऐसा है, देखो इधर ये लाइन और ये लाइन, ठीक है, ये दोनों लाइन, इस और इसके बीच में एंगल कितना है, सर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है। अच्छा सुनना, ये और ये एंगल कितना है, ये कितना एंगल है, दैट इज 90 डिग्री का, ये भी आपने देख रखा है। अच्छा ये और ये एंगल कितना है, ये वाला और ये वाला एंगल कितना है, देख खुद अंदाजा लगा जरा, कितना कितना एंगल है, कितना एंगल, 180 डिग्री का। आवाज आ रही है मुझे यहां तक बच्चों की, 180 डिग्री का। ये वाला और ये वाला एंगल कितने का है, दैट इज 270 डिग्री का। अच्छा वापस घूम के इधर ही आ गया, तो ये कितना है, 360 डिग्री का एंगल है। आई बात समझ, मतलब ये एंगल था, ये 90, 180, 360, और घूम के वहां पे ही आ गया, दैट इज कौन सा एंगल हो गया, दैट इज 360 डिग्री हो गया, ठीक है। बट मैंने आपको ना एक चीज बोली कि जो एंगल की यूनिट है वो डिग्री भी है और रेडियन भी है, और एक रिलेशनशिप है, क्या 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 रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप ये है कि ये है ना 180 डिग्री, मैं बोल रहा हूं 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। 180 डिग्री किसके बराबर है, पाई रेडियन। पाई कुछ भी नहीं है, पाई एक नंबर है भाई साहब। अच्छा अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में लिखूं 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन है, तो पाई होता है 3.14 रेडियन। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। एसआई यूनिट रेडियन है, इसलिए जब कभी भी कोई भी न्यूमेरिकल आप करोगे तो हमेशा ऐसा होगा, कुछ एक्सेप्शन हो सकती हैं, बट हमेशा ऐसा होगा कि भाई साहब आप एंगल वाले न्यूमेरिकल्स में डिग्री दिया होगा, आपने रेडियन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। मैं बहुत बेसिक चीज अब आपको समझाने जा रहा हूं, आराम से सुनना। मैं बोल रहा हूं ये तो मुझे पता है 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, है ना। 180 इंटू 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, है ना। 1 डिग्री किसके बराबर है, पाई अपॉन 180, मल्टीप्लाई में डिवाइड रेडियन, ठीक है। 1 डिग्री किस में है, किसके बराबर है, पाई अपॉन 180
रेडियन के बराबर है। अगर आपसे 1 रेडियन कोई पूछे, आप कैसे लिखोगे? 180 डिग्री, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई इंटू 1 रेडियन। तो 1 रेडियन किसके बराबर होगा? 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई। इस चीज का भी आप पूरा पूरा क्या रखोगे? ध्यान रखोगे। 1 डिग्री पाई अपॉन 180 रेडियन के बराबर है, 1 रेडियन 180 अपॉन पाई के बराबर है ना? 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। 1 डिग्री किसके बराबर है? पाई अपॉन 180 रेडियन के बराबर है। ठीक है, अगर 1 रेडियन कोई पूछे, 1 रेडियन अगर आपसे कोई पूछे तो वो किसके बराबर है? 180 डिग्री अपॉन पाई के बराबर है। ठीक है, 1 डिग्री पाई अपॉन 180, 1 रेडियन 180 अपॉन पाई के बराबर होगा। कुछ सवाल हैं जो आपसे अक्सर पूछता है कि इसको कैलकुलेट करो। जैसे ये क्या लिखा है? 30 डिग्री को रेडियन में कैलकुलेट करो। मैं कुछ सवाल करवा दूंगा आपको, तो आपको मजे से निकलने लग जाएंगे सवाल। ठीक है, आपसे पूछा है 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो। ये देखो 30 डिग्री लिखा है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 30 इंटू 1 डिग्री। कैसे लिख सकता हूं? 30, 1 डिग्री किसके बराबर है? 1 डिग्री, 1 डिग्री किसके बराबर है? 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर है? कितने रेडियन के बराबर है? 1 डिग्री। अरे डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 30 इंटू 1 डिग्री लिख सकता हूं ना। 1 डिग्री किसके बराबर है? दिखाना ही पड़ेगा भाई साहब। 1 डिग्री पाई अपॉन 180 रेडियन, पाई अपॉन 180 रेडियन है। ठीक है, ये 0, ये 0, तो 3 कितने जार 18, 6 जार, तो ये कितना आ जाएगा? पाई अपॉन 6 रेडियन आंसर आएगा। मतलब यहां पे पाई अपॉन 6 आंसर आएगा। ठीक है, अच्छा पाई अपॉन 6 रेडियन किसके बराबर है? पाई अपॉन 6 रेडियन 30 डिग्री के बराबर होगा। सर थोड़ा करके बता दो। देखो पाई अपॉन 6 रेडियन पूछ रहा है, तो रेडियन को आप 1 रेडियन लिख सकते हो, है ना? रेडियन को 1 रेडियन लिख सकते हो। तो 1 रेडियन किसके बराबर होता है? देखो पाई अपॉन 6, 1 रेडियन किसके बराबर है? 1 रेडियन है भाई साहब 180 अपॉन पाई के बराबर, है ना? 1 रेडियन 180 अपॉन पाई डिग्री के बराबर है। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, है ना? तो 180 अपॉन 6 डिग्री, तो आंसर कितना आ जाएगा? 6, ये 6 1 जार 6, 3 जार। ठीक है, कितना आ जाएगा? 30 डिग्री हमारा आंसर जाएगा। 60 डिग्री, 60 डिग्री कितने रेडियन के बराबर है? 60 डिग्री कितने रेडियन के बराबर है? कुछ नहीं करना, ये लिखो 60 इंटू 1 डिग्री। 1 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा? 1 डिग्री किसके बराबर? पाई अपॉन 180, 60 इंटू पाई अपॉन 180। ठीक, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 2 जार, है ना? 2 नहीं 3 जार, 6 3 जार 18 होता है, 6 2 जार 12 होता है, तो ये कितना हो जाएगा? पाई अपॉन 3 रेडियन हो जाएगा। ये आपका क्या आ गया? होमवर्क आ गया। ये मेरी जान आप होमवर्क करोगे, कमेंट सेक्शन में बताओगे कि भाई साहब पाई अपॉन 3 रेडियन कितने डिग्री के बराबर है। अरे देख पाई अपॉन 3 तो आया, पाई अपॉन 3 रेडियन 60 डिग्री के बराबर है, तो इसका आंसर 16 डिग्री करना। एक बार कैलकुलेट करोगे तो आपको चीजों को अच्छे से फील आ जाएगा। अच्छा, टॉपिक नंबर 4। इस टॉपिक पे तो पूरा का पूरा चैप्टर था क्लास 10th में। क्या चैप्टर, क्या टॉपिक क्या है? दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री अगर आप अच्छे से समझने की कोशिश करो, द स्टडी ऑफ साइड एंड एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज नोन एज ट्राइगोनोमेट्री। कि एक राइट ट्राइंगल है, उसके एंगल और साइड के पढ़ने को आप क्या बोलते हो? ट्रिग्नोमेट्री कहते हो। ठीक है, ये आपके सामने राइट ट्राइंगल बनी हुई है जिसका एक एंगल 90 डिग्री है। कुछ चीजें मैं आपको अभी यहां पे मार्क करवाऊंगा, अच्छे से समझना। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं? ये हमारे पास राइट ट्राइंगल है ए बी सी, और राइट एंगल कहां पे है? 90 डिग्री पे है। अगर मैं ये वाला एंगल थीटा मानूं, ये वाला एंगल थीटा मानूं, तो मैं इसके साथ वाले को मानूंगा बेस। ठीक है, और इसके साथ वाला है तो इसको मैं एडजसेंट भी बोल सकता हूं, एडजसेंट भी बोल सकता हूं। ठीक है, और इस थीटा के बिल्कुल अपोजिट जो होगा वो मेरे पास, इसको मैं परपेंडिकुलर भी बोल सकता हूं। ठीक है, और अपोजिट भी बोल सकता हूं। तेरी मर्जी, तू क्या बोलेगा। और ये जो सबसे बड़ी हाइट, ये जो सबसे बड़ी साइड है, इसको मैं क्या बोल रहा हूं? हाइपोटेन्यूज। आई बात समझ के नहीं आई? ये राइट ट्राइंगल की 3 साइडें हैं। मैंने क्या बोला?
क्या बोला मैंने क्या बोला कि भाई साहब ट्राइंगल की 3 साइडें हैं, ए बी, बी सी और ए सी। राइट ट्राइंगल है इसलिए एक एंगल 90 डिग्री है। अगर मैं ये वाला एंगल थीटा कंसीडर करूं तो इसके साथ वाला क्या होगा, बेस क्या एडजेसेंट, इसके अपोजिट क्या होगा, परपेंडिकुलर, और सबसे बड़ी वाली साइड क्या होने वाली है, हाइपोटेन्यूज होने वाली है। ठीक, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इस थीटा, ये जो थीटा है ना, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है 6 रेशोज में, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। मैंने क्या बोला, इस थीटा को रिप्रेजेंट किया जाता है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में। वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है, आराम से समझना। मैंने आपको क्या बोला, मैंने ये बोला एक राइट ट्राइंगल है, एक राइट ट्राइंगल है, बहुत बढ़िया, आपको अच्छे से समझ आया होगा किस राइट ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, ए बी और सी। इसमें एक एंगल क्या है 90 डिग्री, इसके साथ वाला क्या, बेस या एडजेसेंट, इसके इधर क्या है अपोजिट या परपेंडिकुलर, और ये वाला क्या है हाइपोटेन्यूज। मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो एंगल है, ये जो थीटा है, ये जो थीटा है, इसके 6 रेशियोज हैं जिसको मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोल रहा हूं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। मैं बोल रहा हूं अगर आपको ये तीनों समझ आ गई, पहली 3 समझ आ गई, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा समझ आ गया। जैसे साइन थीटा है, साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, बहुत जगहों पे साइन थीटा को ऐसे लिखाया जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, परपेंडिकुलर को आप अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज भी लिख सकते हो। अच्छा, थीटा ये है ना, थीटा ये, तो अपोजिट क्या होगा, ये ए बी अपॉन ए सी भी लिख सकते हो। अच्छा, कॉस थीटा क्या होता है, इसको आप लिख सकते हो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये थीटा है, बेस ये है, और एंगल के साथ वाला बेस होता है या एडजेसेंट होता है, इसको एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज भी लिख सकते हो, और इसको आप क्या लिखते हो, एडजेसेंट क्या, बीसी, बीसी अपॉन एसी भी लिख सकते हो। बिल्कुल बेसिक है, जैसे मैं क्लास 10 के बच्चों को पढ़ा रहा हूं वैसे ही मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं। टैन थीटा क्या होगा, दैट इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या इसको आप अपोजिट अपॉन एडजेसेंट भी बोलते हो। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है दैट इज मेरी जान ए बी अपॉन बी सी। ठीक, अब मैं बोल रहा हूं कि कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है, और कॉट थीटा टैन थीटा का क्या होता है, उल्टा होता है। तो मैं पहले इस चीज को यहां पे लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, मैं आपको यह बोल रहा हूं कि साइन थीटा कोसेक थीटा का उल्टा होता है। ठीक है, कॉस थीटा सेक थीटा का उल्टा होता है, टैन थीटा कॉट थीटा का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो रेसिप्रोकल होता है तो करो इसको रेसिप्रोकल, ए इसको ऊपर इसको नीचे, एच अपॉन पी, एच अपॉन ओ, ए सी अपॉन ए बी। ठीक, सेक थीटा हुआ इसका उल्टा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट, एसी अपॉन बीसी। कॉट थीटा इसका उल्टा होता है, इसका टैन का उल्टा होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, बीसी अपॉन एबी। ठीक है, आई बात समझ, इस चीज को आप अच्छे से समझोगे। अगर आपको पहली 3 रेशियोज अच्छे से पता हैं तो आपको ये नेक्स्ट 3 रेशियोज भी अच्छे से पता चल जाएंगी। ठीक है, अच्छा, याद करने का तरीका, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यही है ना, हाँ सर, अभी आपने करवाया। याद कैसे करोगे, याद कैसे करोगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। कुछ जगहों को इसको अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज भी लिखते हैं, कोई मसला नहीं है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज भी लिखते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अपोजिट अपॉन
अपोजिट अपॉन एडजेसेंट लिखते हैं, कोई बड़ा मसला नहीं है, ये याद रख लेना, ठीक है। अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज भी लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज या एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज भी लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब अपोजिट अपॉन एडजेसेंट भी लिख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद एक बहुत प्यारी चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं, आराम से सुनना, पहले मैं क्या बोल रहा हूं। मैं आपको बोल रहा हूं कि भाई साहब आप कैसे लिखते हो, आप कभी भी जब साइन थीटा लिखते हो ना, एक चीज समझाना चाहता हूं, साइन थीटा लिखते हो तो क्या लिखते हो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लिखते हो ना मेरी जान, क्या लिखते हो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बढ़िया। अच्छा, जब आप कॉस थीटा लिखते हो तो आप क्या लिखते हो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यही होता है ना। और जब आप टैन थीटा लिखते हो तो क्या लिखते हो, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये चीज आप अपने दिमाग में रखोगे। अच्छा जी, मैं क्या बोल रहा हूं कि टैन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही होता ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, नीचे भी हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर रहा हूं, इधर भी हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर रहा हूं। जैसे ही मैंने हाइपोटेन्यूज से डिवाइड किया 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 तो अच्छे से देखो, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन थीटा, एंड बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, दैट इज कॉस थीटा। तो मैं अच्छे से बोलूं तो ये ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा साइन थीटा और नीचे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। मतलब टैन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा से भी निकला जा सकता है। ये छोटी छोटी चीजें शायद आपको 10th क्लास में भी पता थी, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ मुझे बच्चे को बताना चाहिए, मैंने बताया है, ठीक। आगे इसके बाद ना बड़ा खूबसूरत टेबल आता है जिसको आप क्लास 10th से ही जानते हो। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में अगर मेरा बच्चा थोड़ा सा अच्छे से समझ पा रहा है, साइन 0 डिग्री कितना होगा, 0। साइन 30 डिग्री कितना हो जाएगा, दैट इज 1/2। साइन 45 डिग्री 1/√2। साइन 60 डिग्री क्या हो जाएगा, दैट इज √3/2। और साइन 90 डिग्री कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये आपको बेहतरीन तरीके से आना चाहिए। अच्छा, इसी का उल्टा आप क्या लिखते थे, कॉस 0 डिग्री क्या हो जाता था, 1। कॉस 30 डिग्री √3/2। कॉस 45 डिग्री 1/√2। कॉस 60 डिग्री 1/2। कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू ना, कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। आई ना बात समझ। अच्छा, इन दोनों को डिवाइड करोगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करोगे तो क्या आ जाएगा, टैन थीटा। 0/1 0। 1/2 अपॉन √3/2, देखो गुड, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2। तो कैसे करोगे, 1/2 इंटू, इसको ऊपर ले जाओगे, 2/√3। तो ये कैंसिल क्या आया, 1/√3। तो इसका क्या आ जाएगा, 1/√3। इसको और इसको डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल, इसका कितना आ जाएगा, 1। इसको और इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, √3। सर करके देखते हैं, इधर देखो, √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2। √3/2 ये ऊपर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 2/1। ये और ये कैंसिल, कितना आ गया, √3। ये बेसिक चीजें जो क्लास 10th में करवाई जाती हैं। 1/0, जब आप एक को 0 से डिवाइड करते हो बहुत बड़ा नंबर आता है, नॉट डिफाइंड, जिसको आप इंफिनिटी भी कहते हो। अब मेरी जान अच्छे से समझने की कोशिश कर, के क्या सारे एंगल्स की वैल्यू दी है, सारे एंगल्स की वैल्यू दी है। अगर मैं बोलूं साइन 0 की वैल्यू 0 है, साइन 1 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 2 डिग्री की वैल्यू क्या 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 होगी, 3 डिग्री की क्या होगी, 4 डिग्री की क्या होगी, 5 डिग्री की क्या होगी, 6 डिग्री की क्या होगी, 60 डिग्री की क्या होगी, 32 डिग्री की क्या होगी, 46 डिग्री की क्या होगी, 50 डिग्री की क्या होगी। तो सारी वैल्यूज दी
नहीं है, वही वैल्यूज दी हैं जो तेरे लिए इंपॉर्टेंट है। चलो मैं आपको थोड़ा एडवांस लेवल कर सकता हूं, ये कुछ वैल्यूज मैंने दी हैं और भी कुछ वैल्यूज मैं आपको लिखा देता हूं, जैसे साइन 120, साइन 135, साइन 150, साइन 180। कुछ नहीं करो, यहां पे लगा दो मिरर, यहां पे लगा दो मिरर और इसकी मिरर इमेज उधर बना दो। जैसे ये मिरर लगा तो इसका क्या आ जाएगा √3/2, इसका क्या आ जाएगा 1/√2, इसका क्या आ जाएगा 1/2, इसका क्या आ जाएगा 0। ये वाला ये मतलब ये मिरर इमेज हो जाएगा इसका। बस याद रखना कि ये सारी वैल्यूज पॉजिटिव होंगी साइन के केस में, बट कॉस और टैन के केस में वैल्यूज होंगी नेगेटिव, माइनस 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 माइनस। ये चीज आप अपने दिमाग में रखोगे। बढ़िया सर, इसका कितना आ जाएगा 1/2, इसका कितना आ जाएगा 1/√2, इसका कितना हो जाएगा √3/2 और इसका कितना हो जाएगा -1, इसका कितना हो जाएगा √3, इसका कितना हो जाएगा 1 -1 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 1/√3 माइनस में और इसका कितना हो जाएगा 0, -0 या 0 बोल के चलो। आई बात समझ? हाँ सर, बहुत अच्छे से चीजें समझ आई हैं। मतलब इस टेबल, ये टेबल बनाने से आपके दिमाग में एक चीज तो गई होगी कि भाई साहब और भी बहुत सारे वैल्यूज हैं, है ना। मतलब 90 के बाद भी और बहुत सारी वैल्यूज हैं, 90, 100, 110, 115, उनकी वैल्यूज हम याद नहीं करते, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको देके जा रहा हूं। अच्छा, कभी कभी आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि भाई साहब हम कब वैल्यूज पॉजिटिव लेते हैं और कब वैल्यूज नेगेटिव रहते हैं। उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता के जा रहा हूं, इधर देखना। इधर मान के चल के ये तेरे पास क्या है, वाई एक्सिस है और ये तेरे पास एक्स एक्सिस। एक एक्सिस तेरा एक्स एक्सिस है, एक तेरा वाई एक्सिस है। ठीक, मैं बोल रहा हूं कि यहां सारे पॉजिटिव हैं, ऑल वैल्यूज और पॉजिटिव, सब की वैल्यूज पॉजिटिव होंगी, चाहे वो साइन हो, साइन थीटा हो, कॉस थीटा हो, टैन थीटा हो, कोसेक थीटा हो, कोसेक थीटा हो, सेक थीटा हो या टैन थीटा हो, सब की वैल्यूज पॉजिटिव आएंगी। मतलब 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक सब की वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं। इधर देख, 0 से लेकर 90 डिग्री तक सब की वैल्यू पॉजिटिव है। बढ़िया। अच्छा, 90 से लेकर 180 के बीच में साइन की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू क्या होंगी, पॉजिटिव। और साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कोसेक थीटा, उसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। ठीक है, तो इसलिए जब देखते हो आप 90 और 180 के बीच में सिर्फ साइन की वैल्यू पॉजिटिव है और कोसेक की वैल्यूज आपको दी नहीं है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। बढ़िया। ठीक, उसके बाद 180 से लेकर 270 तक, 270 डिग्री तक कौन सी वैल्यू, टैन थीटा एंड कॉट थीटा की वैल्यू क्या होंगी, कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। और 270 डिग्री से लेकर दोबारा यहां 360 सर्कल कंप्लीट हुआ ना, पूरा ये पूरा राउंड कंप्लीट हुआ, तो यहां पे क्या होगा, कॉस थीटा एंड उसका अपोजिट क्या होता है, सेक थीटा। इन दोनों की वैल्यूज क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। मैथ्स वाले जो नॉन मेडिकल स्टूडेंट हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज करके उनको चैप्टर आएगा या वो पढ़ चुके होंगे, वहां पे ये वाली चीज बड़ी जबरदस्त तरीके से पढ़ाई जाती है। क्या, आफ्टर, आफ्टर, आफ्टर मतलब ऑल, आफ्टर स्कूल, आफ्टर स्कूल, स्कूल मतलब एस मतलब साइन, टू टी मतलब टाइम, टू टी मतलब टैन, टू कॉलेज। आई बात समझ के नहीं आई?
आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, स्कूल के बाद हम कॉलेज जाते हैं। ऑल पॉजिटिव, साइन उसका उल्टा पॉजिटिव, टैन उसका उल्टा पॉजिटिव, कॉस उल्टा उसका उल्टा पॉजिटिव। अब ये चीज आप अच्छे से दिमाग में रखोगे। बहुत बढ़िया, लाजवाब। अच्छा, कुछ अप्रोक्सीमेशंस लेते हैं। जैसे लास्ट चैप्टर में जाके हम कुछ अप्रोक्सीमेशंस लेंगे। कैसे? स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन बोलते हैं इसको, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन मतलब क्या किया? बड़े एंगल को आपने क्या कर दिया? छोटा। जब बड़ा एंगल छोटा हो गया तो आप क्या मानोगे? क्या मानोगे? साइन थीटा को आप थीटा ही लिखोगे, टैन थीटा को आप थीटा ही लिखोगे, और कॉस थीटा को आप 1 लिखोगे। क्या लिखोगे? 1 लिखोगे। बड़े एंगल को जब छोटा कर दिया जाता है, साइन थीटा को थीटा लिखते हैं, टैन थीटा को थीटा लिखते हैं, और कॉस थीटा को 1 लिखा जाता है। बहुत बढ़िया, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, जैसे मैं आपको अच्छे से बोलूं, साइन थीटा, यहां पे देख, है ना, ऐसे टक, है ना, छोटा एंगल है, ये है परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेन्यूज, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये क्या आ जाता है? आर्क परपेंडिकुलर, और ये क्या आ जाता है? रेडियस। तो मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर आर्क है, आर्क है, और हाइपोटेन्यूज रेडियस है। तो आर्क अपॉन रेडियस क्या होता था? थीटा। तो साइन थीटा को क्या मानते हैं? थीटा। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, साइन थीटा थीटा, साइन थीटा थीटा। अच्छा, बढ़िया बढ़िया, इधर ध्यान इधर होना चाहिए भाई साहब। कोनो मोबाइल में एक तरफ कोई दूसरा बंदा नहीं होना चाहिए, ऐसे डिस्ट्रैक्शन होता है, और जो मैं अच्छे से पढ़ा रहा हूं वो तुम्हारे पल्ले नहीं जाएगा। अच्छा, टैन थीटा, टैन थीटा, टैन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर देख, परपेंडिकुलर आर्क है, और ये बेस देखेगा तो ये बेस भी क्या है? रेडियस ही है, ये रेडियस है, तो ये भी क्या हो गया? थीटा। साइन थीटा थीटा, टैन थीटा थीटा। अच्छा, कॉस थीटा, कॉस थीटा देख तो बेस, बेस क्या है? रेडियस, और हाइपोटेन्यूज देख तो वो भी क्या है? रेडियस। तो ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आएगा? 1। ठीक है, उसका मैंने प्रूफ भी दे दिया है। सर इसको करेंगे कैसे? जैसे तेरे पास एक सवाल है, जैसे तुझे बोले साइन 2 डिग्री, बहुत छोटा, बहुत छोटा, मुझे पता है साइन 2 डिग्री है, तो अप्रोक्सीमेटली क्या लेंगे? उसका थीटा ही लेंगे, 2 डिग्री ही लेंगे। कैसे 2 डिग्री लेंगे? साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है। इसको कैसे लिखते हैं? एसआई यूनिट में लिखते हैं, रेडियन में लिखते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा? 2 इंटू 1 रेडियन। एक रेडियन किसके बराबर था? ना 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 ना, 2 इंटू 1 डिग्री। 1 डिग्री किसके बराबर था? याद आया कुछ? 1 डिग्री किसके बराबर था? 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। तो कैसे लिखेंगे? 2 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन। बहुत बढ़िया सर, मजा ही आ गया है। ठीक है, अच्छा, ऐसे ही तेरे से अगर सीधा सीधा ऐसे बोल दे, ऐसे तेरे से पूछ ले कि cos 2 डिग्री क्या हो जाएगा? ये छोटा एंगल है, बहुत छोटा एंगल है, तो छोटा एंगल है तो तुझे पता है cos थीटा, छोटे एंगल पे ये कितना हो जाता है? 1। तो इसका आंसर आप सीधा क्या लिखोगे? 1। ठीक है, बोल रहा हूं ना न्यूमेरिकल आएंगे, बोल रहा हूं न्यूमेरिकल आएंगे, डेरिवेशंस होंगे जहां पे ये वाली सारी चीजें इस्तेमाल में आएंगी। इसके बाद हमारे पास आता है टॉपिक 5, जिसमें हम पूरी अच्छी तरह क्या पढ़ेंगे? ग्राफ की कहानी। बट ग्राफ से पहले अगर आपको अच्छे से ग्राफ को समझना है तो आपको सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा? इक्वेशन को समझना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, अगर इक्वेशन अच्छे से समझ आई तो इक्वेशन से बनता है ग्राफ का टेबल। अगर वो अच्छे से समझ आया फिर आप बहुत अच्छे से ग्राफ बनाना सीख जाओगे। बहुत बेसिक है। मैंने क्या बोला कि ग्राफ की कहानी से पहले आपको पता होना चाहिए कि इक्वेशन क्या है। इक्वेशन आ गई तो टेबल बनाना आ जाएगा, टेबल बनाना आ गया तो ग्राफ आ जाएगा। बहुत बढ़िया। इक्वेशन क्या होती है? जब कभी भी आप किसी इंग्लिश की स्टेटमेंट को
मैथ्स की फॉर्म में लिखते हो जिसमें कांस्टेंट होते हैं 1 2 3 4, वेरिएबल होता है एक्स वाई जेड और मल्टीप्लीकेशन डिवीजन प्लस माइनस का सिंबल होता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? इक्वेशन। व्हेन यू राइट इंग्लिश स्टेटमेंट, अंग्रेजी की स्टेटमेंट इन मैथ्स फॉर्म हैविंग कांस्टेंट्स, है ना, एंड हैविंग सिंबल प्लस, मतलब एडिशन हो रही है, माइनस हो रही है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है, डिवीजन हो रही है, और साथ में वेरिएबल से एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, अच्छा याद रखना, इक्वेशन तो समझ आया। अब मैं आपको ना एक इक्वेशन बना रहा हूं आपके सामने। वो इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। वो क्यों स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है बाद में पता चलेगा। आई बात समझे? मैंने क्या बोला? इक्वेशन टेबल और ग्राफ में लिंक है। तो मैं अभी पहली तरह की इक्वेशन बनाना सिखा रहा हूं, दैट स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। ठीक है, आपको पता चल जाएगा। इक्वेशन समझ आई, ग्राफ समझ आएगा, टेबल समझ आएगा तो फिर ग्राफ समझ आएगा। मतलब इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की है, उसका टेबल बनेगा तो उसका ग्राफ भी कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन ही। तो पहली मैं इक्वेशन कौन सी समझाने की कोशिश करवा रहा हूं? स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। मैंने क्या बोला? अंग्रेजी की स्टेटमेंट होगी क्या? द कॉस्ट ऑफ पेन इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ द पेंसिल। के जो पेन है वो दुगनी कीमत पे मिल रहा है पेंसिल के। अगर मान के चलो पेन वाई का मिल रहा है और पेंसिल एक्स की मिल रही है, तो इक्वेशन क्या बनेगी? द कॉस्ट ऑफ पेन इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेंसिल। बहुत बढ़िया, यही इक्वेशन मैंने ये बनाई है। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं? अगर एक्स समझना, अगर एक्स पेंसिल 1 रुपए की है, पेंसिल 1 रुपए की है, तो पेन उसके दुगनी कीमत का होगा। 1 का तो ये कितने का हो जाएगा? 2 का। ये 2 का तो ये कितने का हो जाएगा? 4 का। ये 3 का तो ये कितने का हो जाएगा? 6 का। ये 4 का तो ये कितने का हो जाएगा? 8 का। ये 5 का तो ये कितने का हो जाएगा? 10 का। आई बात समझ के नहीं आई? मतलब वाई इसका दुगना है। ये 1 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 6 है, ये 4 है, ये 8 है, ये 5 है, ये। अरे यार कंफ्यूज काहे हो रहे हो? तो आप खुद देखो। एक्स लिया 1, वाई इज इक्वल टू 2x है, तो वाई की वैल्यू क्या आएगी? 2 इंटू 1, तो वाई कितना हो जाएगा? 2, है ना। एक्स लिया 2, वाई इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स, डबल होगा वाई, तो वाई इज इक्वल टू 2 इंटू 2, वाई कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 4। x1 y2 x2 y4, x लिया 3, y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू 2 इंटू 3, y इज इक्वल टू 6, x3 y6, x लिया 4, y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू 2 इंटू 4, y कितना हो जाएगा? y कितना हो जाएगा? 8। अब इन्हीं वैल्यूज से आप बनाओगे टेबल। ये तुम्हारा बन रहा है टेबल। ये टेबल इधर देखना ध्यान से, एक्स वाई। आप बहुत सारी वैल्यूज ले सकते हो, बहुत सारी वैल्यूज, बट मैं 2-3 वैल्यू लूंगा, 4 वैल्यू मैक्सिमम लूंगा। x1 है, y2 है। 1 डाला तो 2 आया, 2 डाला तो 4 आया, ठीक। 3 डाला तो 6 आया, 3 डाला तो 6 आया। 4 डाला तो 8 आया, 4 डाला तो 8 आया। अच्छा ऐसे ही 5 डालोगे तो कितना आएगा? 10। आई बात समझ? ये आपकी इक्वेशंस थी। अब इक्वेशन से बना टेबल, अब इस टेबल से आप बनाओगे ग्राफ। अब ग्राफ जब बनाओगे तो आप बनेगी वाई एक्सीज, फिर क्या बनेगी? एक्स एक्सीज। बहुत बढ़िया। फिर ये क्या होगा? फिर ये क्या होगा? ये होगा जी ओरिजिन 0। अच्छा एक्स में 1 2 3 4 5 6 ऐसे ले रहा हूं, ठीक। फिर मैं ले रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। अच्छा समझना, बच्चे तो हो नहीं हो आप, ठीक है। देखना x1 है, y भी 1 है, x1 तो y भी 1, तो कोऑर्डिनेट कहां बना? ये बना। x2 y4, x2 y4, ठीक। x3
y6, x3 y6। तो अगर आप थोड़े अच्छे बच्चे हो ना तो देखो ना लाइन कैसी बन रही है भाई साहब, स्ट्रेट लाइन बन रही है। तो ग्राफ को भी क्या बोलोगे? स्ट्रेट, STRAIGHT, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बोलोगे। अच्छा है ना? देख, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, टेबल, और ये आपकी क्या आएगी थी? इक्वेशन। अब मैंने सोचा था कि मैं भाई साहब आपको प्यार तरीके से यहां पे ग्राफ बनाऊंगा, बट जोश ने मास्टर ने कहां बना दिया, आगे बना दिया ग्राफ। बट समझ आना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। एक में और इक्वेशन ले रहा हूं, ये भी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ही है। देखो समझना, काफी सारी चीजें अच्छे से समझानी है। इधर देखना, y इज इक्वल टू 2x+2, ये इक्वेशन है। इसका मैं टेबल बनाऊंगा और फिर मैं इसका क्या बनाऊंगा? ग्राफ बनाऊंगा। आप आराम से सुनना, मैं बोल रहा हूं अगर मैं x0 लूं, y इज इक्वल टू 2 इंटू 0+2। इस बार x0 लेने पे y की वैल्यू कितनी आ गई? 0 नहीं, 2 0 0 +2, ये भी तो होगा। 2 0 0 +2। तो अगर आप अच्छे से देखो y की वैल्यू कितनी आ गई? 2। आप जब x की वैल्यू 1 डालते हो, y इज इक्वल टू 2x+2, है ना? तो y इज इक्वल टू 2 इंटू 1 +2। तो y इज इक्वल टू 2 + 2 इज इक्वल टू, अरे तेज तेज करते करते ना, देखो 2 1 2, 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4। x0 डाला, y2 आया, ग्राफ टेबल बन रहा है। x1 डाला, y4 आया। x2 डालूंगा, y इज इक्वल टू 2x+2, y इज इक्वल टू 2 इंटू 2 + 2, y इज इक्वल टू 4 + 2 इज इक्वल टू 6। ये आ गया आपका टेबल। ये क्या आ गया आपका? मतलब टेबल बन गया। मतलब मेरे पास अभी टेबल है, x है, y है, मैंने 0 1 2 2 4 और 6 निकला। ये टेबल आपने इक्वेशन का इस्तेमाल करके आप टेबल निकालते हो। बेसिक हो गया ना सारा। 0 1 2 2 4 6 2 4 6 2 4 6 2 4 6। ठीक, अब इससे आप बनाओगे ग्राफ। इधर देखना, ठीक है? अच्छा, ये टेबल आपने किस इक्वेशन का इस्तेमाल किया है? y इज इक्वल टू 2x+2, इसी का इस्तेमाल किया है ना। y मतलब y एक्सिस, x मतलब x एक्सिस। आई बात समझ? ये 0 है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। ये y की वैल्यू आ गई। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। x0 y4, x0 y2 है, ये 2 है भाई साहब, 4 नहीं है, 2। ये x0 y2 ऐसा ही हुआ ना, x0 y2। ठीक, ये एक पॉइंट आ गया। x1 y4, ये x2 y6, x2 y6। ये भी देखो तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ ही है। आई बात समझ आया कि नहीं आया? हाँ, इसमें ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। आई बात समझ? ये जहां से ये स्टार्ट कर रहा है, ये जो गैप है, इसको हम C से डिनोट करते हैं और इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट। इसको क्या बोलते हैं? इंटरसेप्ट। आई बात समझ? मैं बोल रहा हूं जब कभी भी आप स्ट्रेट लाइन इक्वेशन लिखते हो ना, जिसका ग्राफ ये बनता है, तो उसकी जर्नल इक्वेशन होती है। क्या जर्नल इक्वेशन होती है? देखना, y को y लिखा, ये 2 है, इसकी जगह m लिखा, x को x लिखा,
और ये जो 2 है, इधर देखो ये 2, ये किसके बराबर आ जाएगा? दैट इज c के बराबर हो जाएगा। दिस इज द जर्नल इक्वेशन, दिस इज द जर्नल स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, दिस इज द जनरल स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। ये जर्नल स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है मेरी जान, जर्नल। ठीक है सर, ये y क्या है? y एक्सिस है। ये m क्या है? स्लोप मेरी जान। ये x क्या है? x एक्सिस है। ये c क्या है? ना ना ना, ये गलत हो गया भाई साहब। ये c क्या है? ये इंटरसेप्ट है। अच्छा देखो, देखना, आराम से सुनना, आराम से सुनना, आराम से सुनना, आराम से सुनना। मैं क्या बोल रहा हूं? स्लोप क्या होता है? स्लोप मतलब ये लाइन यहां से कितनी उठी हुई है, ऐसे ऐसे। तो ये थीटा ही क्या होता है? स्लोप, है ना। ये कितना उठा हुआ है ये हम एक ही तरीके से निकाल सकते हैं, दैट इज टैन थीटा। याद रख लेना, मैं आगे चल के इसको और डिटेलिंग करूंगा, बस याद रखना कि ये लाइन कितनी उठी हुई है, उसी को आप क्या बोलते हो? स्लोप बोलते हो। ठीक है, तो जर्नल स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होगी? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सर जो पीछे आपने ये वाली करवाई थी ना, कौन सी वाली? ये वाली, ये इसमें इक्वेशन थी y इज इक्वल टू 2x। सर ये जर्नल स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से तो मिलती नहीं है, हालांकि इसका ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन मिलता है। अरे यार मिलती है, आप बस ये मान लो कि यहां पे इंटरसेप्ट 0 है। यहां पे इंटरसेप्ट क्या है? 0। तो आप खुद देखो, y तो y है ना, ये m है, ये x है, और इंटरसेप्ट इधर के केस में 0 है। 0 है ना, देख इधर, इधर देख, यहां पे कोई इंटरसेप्ट ही नहीं है, ये बिल्कुल ओरिजिन से ही शुरू हो रहा है। इस चीज का भी आप ध्यान रखोगे। अच्छा, मेरी बात बिल्कुल ध्यान से अच्छे से सुनने की कोशिश करना। मैंने जर्नल बोला कि स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, है ना। ये आपके पास जर्नल स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, मतलब ये इक्वेशन ली थी, इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बना था, फिर मैंने इससे जर्नल स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आपके सामने निकाल के रखी, और उसका ग्राफ लगभग क्या था? ये वाला था, है ना। y क्या था? y एक्सिस। m क्या था? स्लोप, जो tan थीटा से निकाल सकते हैं। अच्छा, x क्या है? x एक्सिस। और y क्या है? इंटरसेप्ट है, ये वाला जो गैप, y इंटरसेप्ट भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? y इंटरसेप्ट भी बोलते हैं। ये आपके पास जर्नल स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। अगर आपको ऐसी इक्वेशन कोई भी दिखे, उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक, जैसे ये ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन है। जर्नल इक्वेशन क्या होगी? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। y पे क्या लिखा हुआ है? सक्सेस, है ना। m वजाइद सर, मतलब सक्सेस मिलती है वजाइद सर के साथ। ठीक है, स्लोप क्या है? वजाइद सर। x एक्सिस, वजाइद सर के साथ हार्ड वर्क भी करना पड़ता है, ठीक। और प्लस इंटरसेप्ट है। ना 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 ना, देखो स्लोप तो वजाइद सर है, स्लोप वजाइद सर है। एक्स एक्सिस पे क्या है? एक्स एक्सिस पे पूरा अच्छा लिखो, हार्ड वर्क, है ना। और इंटरसेप्ट क्या है? इंटरसेप्ट है डेडिकेशन। आई बात समझ के नहीं? इंटरसेप्ट तो ये वाला है। तो जर्नल स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को मैंने थोड़ा सा ना मोटिवेशन तरीके से भी लिख दिया कि भाई साहब, अगर आपको लाइफ में चाहिए सक्सेस का रेट अच्छा होना चाहिए, तो आप एक्स एक्सिस पे क्या लोगे? हार्ड वर्क। स्लोप वजाइद सर आपके साथ होंगे, मल्टीप्लाई, प्लस आपकी डेडिकेशन होगी। पहले डेडिकेशन होनी चाहिए, इनिशियल वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, आई बात समझ। इसके बाद ना एक छोटा सा सवाल करते हैं। ये आपके पास इक्वेशन दी है, आपसे पूछा है स्लोप निकालो और वाई इंटरसेप्ट निकालो। कुछ नहीं करना, ध्यान से सुनो। जर्नल इक्वेशन क्या लिखोगे? y इज इक्वल टू एम एक्स
प्लस सी। कंपेयर कर लो थोड़ा, ये m है, स्लोप होगी 3, ये इंटरसेप्ट है तो इंटरसेप्ट होगा 5, तो स्लोप कितनी होगी 3 और इंटरसेप्ट कितना हो गया है 5। इस चीज को आप थोड़ा ध्यान में या जहन में रखोगे, ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा 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 अच्छा, ये करने से पहले ना मैं आपको एक और छोटी सी चीज बता देता हूं। देखो, याद रखना, याद रखना, अगर कभी याद रखना, अगर कभी लाइन ऐसी हो, चढ़ती हुई लाइन हो, तो स्लोप आपका नेगेटिव पॉजिटिव होगा, ठीक है। अगर कभी लाइन ऐसी हो तो स्लोप आपकी क्या होगी, नेगेटिव होगी। याद रख लेना ये 2 पॉइंट। अगर लाइन ऐसी हो चढ़ती हुई तो स्लोप पॉजिटिव, अगर लाइन डुलती हुई हो तो नेगेटिव स्लोप होगा, ठीक। एक चीज और याद रखना कि अगर ग्राफ में ये लाइन यहां से स्टार्ट हुई तो सी इंटरसेप्ट क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक। अगर ये एक्स एक्सिस लाइन, स्ट्रेट लाइन नीचे से स्टार्ट हुई है तो सी इंटरसेप्ट क्या होगा, नेगेटिव होगा। आगे बहुत सारे ग्राफ्स दिए हुए हैं, अब उनकी बोलेगा जर्नल इक्वेशन लिखो, तो वो लिखनी पड़ेगी, इसलिए मैं कुछ चीजें आपके दिमाग में डाल रहा हूं, ठीक। अच्छा, अगर ये एक्स है, ये वाई है, अगर लाइन यहां से स्टार्ट हुई तो इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखना कितना मजे से समझ आएगा। देख इधर, मैं बोल रहा हूं ये तेरे सामने ग्राफ है, इसकी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन लिखो, इसकी क्या लिखो, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन लिखो। देखो इधर, मुझे पता है y इज इक्वल टू, स्लोप पॉजिटिव है ना, चढ़ता हुआ, तो m x इंटरसेप्ट पॉजिटिव है तो प्लस c, ठीक। इसकी इक्वेशन लिखो, y इज इक्वल टू, स्लोप नेगेटिव है, माइनस m, x आएगा और इंटरसेप्ट क्या है, पॉजिटिव। ये इंटरसेप्ट क्या है, इंटरसेप्ट क्या है, पॉजिटिव, ठीक। अब देखो इंटरसेप्ट है ही नहीं है, स्लोप पॉजिटिव है, तो y इज इक्वल टू एम एक्स। इंटरसेप्ट होना चाहिए था ना भाई साहब, अब इंटरसेप्ट 0 है तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की जगह आप क्या लिखोगे, 0, तो y इज इक्वल टू एम एक्स होगा। चले आगे, हाँ सर आगे चलो। इधर डुलती हुई लाइन, तो y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स, और आप देखो तो इंटरसेप्ट आई नहीं है, इंटरसेप्ट नहीं है, तो इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, 0 है ना, 0 इंटरसेप्ट नहीं है, तो y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स। इसको देखो, डुलती हुई लाइन है, देखो जर्नली तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होगा, बट लाइन डुलती हुई है तो y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स होगा, प्लस इंटरसेप्ट नेगेटिव है, 0 से नीचे है नेगेटिव, तो ये माइनस सी हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस माइनस माइनस सी हो जाएगा। इधर जर्नल इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, स्लोप पॉजिटिव है, y इज इक्वल टू एम एक्स। अब इंटरसेप्ट कहां से शुरू हो रहा है, इंटरसेप्ट नीचे है नेगेटिव में, तो प्लस माइनस सी, तो अच्छे से लिखेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी। आई बात समझ, देख हर इक्वेशन है उसका ग्राफ है, हर इक्वेशन है उसका ग्राफ है, हर ग्राफ है उसकी इक्वेशन है। ये स्ट्रेट लाइन की टाइप, इधर देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो ये टाइप्स ऑफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। ये ऐसा भी हो सकता है, 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 ऐसा भी हो सकता है। हर ग्राफ उसकी इक्वेशन, बट इन सब में जर्नल इक्वेशन सेम थी, क्या, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। मैंने बता दिया m कब पॉजिटिव लेना है, c कब पॉजिटिव लेना है, m कब नेगेटिव लेना है, c कब नेगेटिव लेना है, ठीक है। अच्छा,
जैसे एक इक्वेशन ये है, अब ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन नहीं है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देखो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये x है ये y है ना, जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे y भी बढ़ेगा, बट स्ट्रेट लाइन में नहीं बढ़ेगा, इसका ऐसे चढ़ता हुआ ग्राफ होगा, ये चढ़ता हुआ, इस ग्राफ को बोलते हैं पैराबोलिक ग्राफ। इसकी इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा बनता है, चढ़ता हुआ ग्राफ होगा, ये y ये x है, ठीक है, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, अगर x बढ़ रहा होगा तो y कम हो रहा होगा, x अगर बढ़ रहा होगा तो y क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा, इसको बोलते हैं हाइपरबोला ग्राफ। इक्वेशन उसका ग्राफ ऐसा है, ये ऐसा ग्राफ है जैसे आपको लग रहा होगा कि हाँ सर ये सर्कल वाला ग्राफ है, ये कैसा ग्राफ है, सर्कल वाला ग्राफ है, तो ये सर्कल ग्राफ की इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। आर मतलब क्या हो गया, रेडियस है ना, ये रेडियस, ये रेडियस। आई बात समझ के नहीं आई, ये चीज आप अच्छे से दिमाग में रख लेना, बस आपको ऐसे इक्वेशन दी होगी उसका ग्राफ बनाना होगा, या ग्राफ दिया होगा उसकी इक्वेशन लिखनी होगी। आई बात समझ, इस चीज को आप अच्छे से देख लोगे। इसके बाद हमारे पास क्या है, डिफरेंशिएशन, टॉपिक नंबर 6। बट उससे पहले मैं आपको ना एक चीज बताने चाहता हूं कि भाई साहब एक बार ना न्यूटन से ये सवाल पूछा गया कि भाई साहब ये प्लैनेट्स अर्थ के इर्द गिर्द कैसे कैसे घूमते हैं, भाई साहब पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करो। तो न्यूटन चाचा ने ये बोला कि हमें तो इसके बारे में कुछ पता नहीं है, बट जब हमें पता चलेगा तो हम पूरी दुनिया को अच्छे से समझाएंगे। तो उन्होंने मैथ्स की एक नई ब्रांच बनाई जिसका नाम क्या था, कैलक्यूलस। अब इस कैलकुलस के दो पार्ट हैं, एक है डिफरेंशिएशन, एक क्या है, डिफरेंशिएशन, बढ़िया है, एक क्या है डिफरेंशिएशन, और दूसरा पार्ट क्या है, इंटीग्रेशन। मां कसम अगर किसी को कैलकुलस अच्छे से समझ आ गया, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन अच्छे से समझ आ गई, तो उसको पूरा मोशन बहुत अच्छे से समझ आ जाता है। आई बात समझे नहीं, तो जैसे 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 मैथ्स में प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन होता है ना, वैसे ही मैथ्स में होता है कैलकुलस, उसके दो सब टॉपिक, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। ठीक है, बढ़िया है, एक हिस्सा ये है और दूसरा हिस्सा ये है। भाई साहब जब आप डिफरेंशिएशन कर रहे होते तो वो क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स, इंटीग्रेशन कर रहे होते तो सांप वाई डी एक्स। जितना आपके सिलेबस है मैं बस उतना ही आपको करवाऊंगा, ज्यादा डीप तक नहीं ले जाऊंगा, अगर आप ज्यादा डीप तक जाओगे तो आपको कंफ्यूजन होगी मेरी जान। तो जितना आपके सिलेबस में है मैंने आपको बस उतना उतना ही रखना है। इसकी डिस्कवरी इसीलिए हुई थी आप मोशन को बड़ा प्रिसाइजली पढ़ सको, बहुत अच्छे से पढ़ सको। ठीक है, आप जैसे जैसे एडवांसमेंट आगे जाओगे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की फील ज्यादा आएगी और चीजें और अच्छे से समझ आएंगी। इसके बाद है हमारे पास बहुत खूबसूरत टॉपिक, दैट इज टॉपिक नंबर 6, जिसको आप किसके नाम से जानते हो, डिफरेंशिएशन, दैट इज मींस तोड़ना। न्यूटन साहब ये बोल रहे हैं कि वजाहिद सर तुमने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, बच्चे को समझ आया है, न्यूटन खुद बोल रहा है। बट चलो चलो इसको छोड़ो, अभी आप ये देखो कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, तोड़ना। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, अगर मैं थोड़ा फिजिक्स की लैंग्वेज में बोलूं तो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। मतलब y कितना बदला जब x बदला, y कितना बदला जब x बदला। अच्छा इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, अच्छे से लिख देता हूं, अच्छे से लिख देता हूं, अच्छे से मेरी जान लिख देता हूं। मैं क्या लिख रहा हूं, चेंज इन, क्या बोल रहा हूं मैं लिख रहा हूं चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x। चेंज क्या होता है, दैट इज y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ठीक,
अगर बड़ा चेंज होगा तो डेल्टा वाई लिख सकता हूं, हां बड़ा चेंज होगा एक्स में तो डेल्टा एक्स लिख सकता हूं, बहुत बढ़िया। तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई ये चीज भी है, बट प्रिसाइजली लिखूं तो मैं इधर क्या लिखूंगा, छोटा चेंज इन एक्स डिवाइडेड बाय छोटा चेंज इन वाई, दिस इज नोन एज डिफरेंशिएशन। अब मैं इसको और अच्छे से करवा रहा हूं। मैंने बोला अभी मैंने आपको ना एक इक्वेशन लिखाई थी, क्या, y इज इक्वल टू 2x, उसकी एक स्टेटमेंट थी, द कॉस्ट ऑफ पेन इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ कॉस्ट ऑफ पेंसिल। पेन कितने का है जी, y का, ट्वाइस दो पेंसिल कितने की है जी, x की, तो आप क्या लिखे, y इज इक्वल टू 2x, इक्वेशन बन गई y इज इक्वल टू 2x। उससे टेबल बना था, अगर x 0 है, y इज इक्वल टू 2 इंटू 0, तो y भी क्या हो जाएगा 0, x0 y0, x1 y2, x2 y4, x3 y6, x4 y8, x5 y10। मतलब y अक्सर इसका क्या डबल है, y x का क्या है, डबल है, ये मैं आपको कहना चाहता हूं। ठीक है, अब मैं कोई दो वैल्यूज मान रहा हूं, दो वैल्यूज मान रहा हूं, देखना आराम से देखना, मैं दो वैल्यूज बना रहा हूं। ये मेरे पास है y1 और ये मेरे पास है y2, ये मेरे पास है दो वैल्यू x1, ये क्या मेरे पास x2। ठीक, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, यही है ना, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। y2 कितना है 4, y1 कितना है 2, चेंज इन y आ गया, x2 कितना है 2, x1 कितना आ गया 1। तो मैं अच्छे से बोलूं तो ये क्या है, y2 4 है, y1 2 है, x2 2 है, x1 1 है ना। तो ये क्या आ गया, चेंज इन y, नीचे क्या आ गया, चेंज इन x। जब आप 4 में से 2 निकालोगे 2, जब मैं 2 में से 1 निकालूंगा तो कितना आ जाएगा 1, 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू 2। ये क्या है, डिफरेंशिएशन। मतलब चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन। बहुत अच्छे से मैं बोलूं तो क्या बोलूंगा, स्मॉल चेंज इन y टू द स्मॉल चेंज इन x इज डिफरेंशिएशन, इज डिफरेंशिएशन। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब आप ग्राफ की मदद से डिफरेंशिएशन को अच्छे से समझाओ। ये आपके सामने ग्राफ है और इसके ऊपर एक कर्व बना हुआ है ना, बना हुआ है ना। मैं कैसे समझाऊंगा, आराम से अच्छे से समझना। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, तुझे पता है कि भाई साहब जब कभी भी मैं डिफरेंशिएशन की बात करता हूं ना, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है, अच्छे से दिख रहा है ना, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है जब x में चेंज हुआ ना, x2 माइनस x1, तो बता दो कि y में कितना चेंज होगा। बट ये स्मॉल चेंज इन x, जब x में स्मॉल चेंज हुआ तो y में कितना चेंज आया होगा। ठीक है, इधर देखना, ये ओरिजिन है, ये वैल्यू होगी x1, तब y1 की वैल्यू क्या होगी, तब y1 की वैल्यू ये होगी, ये होगा x2, ठीक है ना, तब y की वैल्यू क्या हो रही होगी, y2 रही होगी। आई बात समझ, इधर समझने की कोशिश करना। ये यहां से यहां तक ये क्या है, ये मेरे पास y1 है, आई बात समझ। और यहां से लेकर, आराम से सुनना, इसलिए मैं अलग अलग कलर्स यूज कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं यहां से लेकर पूरा ऊपर तक क्या है, y2 है, ये y1 है, ये y2 है। ठीक है, आराम से समझना 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 समझना, ठीक है, आई बात समझ। हाँ, ये और ये पॉइंट, मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है, ये y1 है, और ये पूरा डिस्टेंस कितना है, दैट इज y2। ठीक, एक चीज समझने की कोशिश करना, कुछ पॉइंट्स में ले रहा हूं
ए बी एंड सी, ए बी एंड सी। मेरे लिए ए बी निकालना इंपॉर्टेंट है, तो मैं क्या लिखूंगा कि भाई साहब AC जो है, AC जो है वो ए बी प्लस BC के बराबर है। AC कितना है, इधर इधर इधर, AC कितना है, AC कितना है Y2, AC कितना है Y2, AC कितना है Y2, AB निकालना है, BC कितना है, BC कितना है Y1, ये इधर कर दो, Y2 माइनस Y1 इज इक्वल टू AB। मतलब AB की जो दूरी है, ये जो AB है, ये AB, ये AB, ये वाला, ये क्या है, ये AB क्या है, AB क्या है, ये है AB, और AB क्या है, दैट इज Y2 माइनस, AB क्या है आपके पास, AB क्या है मेरी जान, AB है आपके पास Y2 माइनस Y1। इसी तरह से नीचे नजर मारते हैं बेस पे। मैं बोल रहा हूं ये O है ना, ये C है, ये D मान लो पॉइंट, है ना, D मान लो, ठीक है, D मान लो। तो अगर आप ध्यान से देखो O से लेकर C तक दूरी कितनी है, x2, और O से लेकर x1 तक की दूरी कितनी है, OD है ना, मतलब OD कितना है x1 और OC कितना है x2। अगर आपसे कोई पूछे OC किस किस के बराबर है, आप बोलोगे OD प्लस D से लेकर OD प्लस DC, OD प्लस DC, OD प्लस DC। बढ़िया है। OC कितना, O से लेकर C तक कितना है x2, OD कितना है, O से C तक कितना है x2, OD कितना है x1, और DC कितना है, DC जब आप लिखोगे तो क्या निकलोगे, x2 माइनस x1। मतलब ये जो DC आपने लिखा है, ये जो DC लिखा है, ये वाला जो DC लिखा है, ये DC है ना, ये DC लिखा है, ये कितना है, DC इक्वल टू x2 माइनस x1, है ना। देख y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, देख y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, यही है डिफरेंशिएशन। अभी मैंने बोला y2 माइनस y1 किसके बराबर है सर, AB के बराबर है, ठीक। x2 माइनस x1 किसके बराबर है, DC के बराबर है। अगर ये, आराम से सुनना, अगर ये राइट ट्राइंगल है, 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 अगर ये क्या है, राइट ट्राइंगल है, अगर ये क्या है, कोई ऐसा कलर लेते हैं जो अभी तक नहीं लिया है, अगर आपको ये राइट ट्राइंगल दिख रहा है, ये वाला एंगल दिख रहा है 90 डिग्री, है ना, दिख रहा है 90 डिग्री दिख रहा है, तो ये दिख रहा है परपेंडिकुलर, ये दिख रहा है बेस, है ना। सर आपने तो DC की वैल्यू निकाली है, तो मेरी जान अगर ये वाली दूरी DC है तो ये बेस भी क्या होगा, ये वाली दूरी DC है तो ये भी क्या हो जाएगा, DC हो जाने वाला है, ठीक है। ये बेस भी क्या होगा, DC, ये कितना है AB, तो अगर आप देखो AB अपॉन DC, ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, बेस होता है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर होता है। मतलब अगर डिफरेंशिएशन ग्राफ से निकालनी हो तो हम क्या निकालते हैं, tan थीटा निकालते हैं, ये याद रख लेना, ठीक है। अगर हमें डिफरेंशिएशन ग्राफ के थ्रू निकालनी हो तो हम क्या निकालते हैं, tan थीटा निकालते हैं, ये दिमाग में रखना, ठीक है। न्यूटन गिव द कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। न्यूटन मेरा दोस्त है रे बाबा, जो मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया उसको अच्छे से सीख लेना। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है तोड़ना, बस डिफरेंशिएशन के बारे में इतना ही सीखना था। अब डिफरेंशिएशन के हैं रूल नंबर 1, मतलब अगर y इज इक्वल टू एक्स है, ठीक है, और
अगर आपसे कोई पूछा है कि भाई साहब डिफरेंशिएशन करो डी वाई अपॉन एक्स की, तो y की जगह आप c लिखोगे, c अपॉन डी एक्स। तो ये c क्या है? कांस्टेंट है, याद रखना। तो कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट कभी बदलता नहीं है, तो उसकी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी? जीरो। कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या होती है? जीरो। अगर पूछता है डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू पावर n, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी एक्स रेज टू पावर n अपॉन डी एक्स, तो इसमें क्या करोगे? इसमें पावर को नीचे लाया, पावर में से एक कम कर दिया। पावर को नीचे लाया, पावर में से एक कम कर दिया। अच्छा अगर कांस्टेंट और कोई फंक्शन है ना, कांस्टेंट और कोई फंक्शन है, देखना ध्यान से कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन। डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी कांस्टेंट और कोई फंक्शन है अपॉन डी एक्स, तो आप क्या करोगे? कांस्टेंट को बाहर निकालोगे, सी डी ए अपॉन डी एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा? दैट इज कॉस एक्स हो जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स आ जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ tan एक्स क्या हो जाएगा? सर सीक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ये सारे रूल्स थे, पहले इन सब का प्रूफ हुआ करता था, सब का प्रूफ था, बट अब कोई भी प्रूफ नहीं है। ये डेरिवेशंस में यूज होते हैं, इसलिए मैं इधर करवा रहा हूं। अच्छा, कहीं डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक एक्स आएगा तो आप क्या लिखोगे? माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, याद रखना है। कहीं सेक एक्स आएगा तो क्या लिखोगे? सेक सेक टैन एक्स, याद रखना। कहीं कॉट एक्स आएगा तो क्या आएगा? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, याद रखना। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में जो सी से शुरू होता है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उसकी डिफरेंशिएशन हमेशा नेगेटिव आती है। सी से शुरू हुआ, नेगेटिव, है ना? देख इधर, इधर सी से शुरू हुआ तो डिफरेंशिएशन नेगेटिव, टी से शुरू हुआ पॉजिटिव, एस से शुरू हुआ पॉजिटिव। अच्छा, अगर आपसे ये पूछता है डिफरेंशिएशन ऑफ ई रेज टू पावर एक्स, तो इसका आंसर क्या होगा? ई रेज टू पावर एक्स। अगर आपसे कोई पूछता है डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स, तो आप क्या बोलोगे? 1/x। अच्छा, इसके बाद बहुत आसान सा टॉपिक आता है जिसको आप बोलते हो इनसाइड आउटसाइड रूल। अगर ऐसा कोई फंक्शन हो y इज इक्वल टू साइन एक फंक्शन और उसके अंदर दूसरा फंक्शन दैट इज x का क्यूब, तो पहले आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे? अंदर को डिफरेंशिएट करोगे, फिर बाहर को डिफरेंशिएट करोगे। डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी अपॉन डी एक्स, वाई की जगह क्या लिखोगे? साइन एक्स क्यूब। अंदर वाला पहले डिफरेंशिएट, अंदर वाला पहले डिफरेंशिएट कैसे करोगे? अंदर वाले डिफरेंशिएट को कैसे करोगे? अंदर वाले को डिफरेंशिएट, दैट इज पावर को नीचे आया 3x, पावर को नीचे लाया और पावर में से एक कम कर दिया। ये अंदर वाले की डिफरेंशिएशन। बाहर वाले की डिफरेंशिएशन क्या है? साइन एक्स क्यूब। कैसे लिखोगे? कॉस एक्स क्यूब, क्योंकि साइन की डिफरेंशिएशन क्या होती है? कॉस होती है। इसको अच्छे से लिखेंगे 3x स्क्वायर कॉस एक्स क्यूब। इधर देखो, y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, अंदर की डिफरेंशिएशन फिर बाहर की डिफरेंशिएशन, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स, वाई की जगह क्या लिखोगे? साइन एक्स स्क्वायर। पहले अंदर की डिफरेंशिएशन होगी, क्या आएगा? पावर को नीचे लाया, पावर में से एक कम कर दिया और फिर क्या आ जाएगा? कॉस एक्स स्क्वायर। आई बात समझ? हाँ सर। 2 माइनस 1 1, साइन का कॉस होता है ना, कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? 2x कॉस एक्स स्क्वायर। एक फंक्शन जो एक फंक्शन के अंदर फंक्शन है। ये देखो, बड़ा फंक्शन ये वाला, उसके अंदर एक और फंक्शन। अंदर वाले को पहले डिफरेंशिएट करेंगे, 2x को पहले डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर साइन 2x की डिफरेंशिएशन होगी, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स, y की जगह क्या लिखेंगे? साइन 2x। क्या लिखेंगे? साइन 2x। बोलो, 2x की डिफरेंशिएशन, 2x की डिफरेंशिएशन, 2 पावर में, पावर एक ही है इसकी, है ना? पावर एक ही है, कुछ ना हो एक, पावर में से एक कम किया, है ना? है ना? पावर में से, पावर को आगे लाया और पावर में से एक कम किया, ऐसे होता ना? ठीक है, देखो 2x पावर एक ही है ना? 2x पावर एक ही है, पावर को आगे लाया,
आगे लाया, 1 आगे आया और पावर में से एक कम किया, ठीक है ना, ऐसे ही होता था ना, जैसे पावर को आगे लाया 2 आगे आया, है ना, और पावर में से एक कम कर दिया, एक को आगे लाया, एक में से एक चला गया। और साइन 2x की कैसे लिखते हो आप, cos 2x, ठीक है, 2 1 जा 2, x की पावर 0 cos 2x, 2 एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज 1 cos 2x, 2 1 जा 2, 2 cos 2x हमारा क्या जाएगा, आंसर जाएगा। अच्छी बात है ना, हाँ सर बहुत अच्छी बात है, जबरदस्त तरीके से हमें समझ आया है। चलो भाई साहब, सम रूल मतलब हमें एक ऐसा फंक्शन दे दिया, इसने बोला इसको डिफरेंशिएट करो, कैसे करेंगे डिफरेंशिएट, देखो इधर ये आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई की जगह क्या लिखोगे, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस 4, ये सम रूल है। सम रूल मतलब सब की डिफरेंशिएशन होगी और फिर ऐड हो जाएगा, ठीक है, इसकी भी डिफरेंशिएशन होगी, इसकी डिफरेंशिएशन होगी, इसकी डिफरेंशिएशन होगी, इसकी डिफरेंशिएशन होगी, ना 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 ना, ये थोड़ा नजदीक आ गया, इसकी डिफरेंशिएशन होगी और फिर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। कैसे होगा, डी अपॉन डी एक्स एक्स क्यूब की होगी, डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर की होगी, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स की होगी और डी 4 अपॉन डी एक्स। देखो इधर पावर है, पावर को नीचे लाया 3x और पावर में से एक कम कर दिया 3 - 1, ठीक, पावर को नीचे लाया 2x और पावर में से एक कम कर दिया, साइन x की क्या होती है cos x और 4 कांस्टेंट है, उसकी डिफरेंशिएशन क्या है 0, आंसर क्या आ जाएगा 3x की पावर 2, 2x की पावर 1, साथ में क्या हो जाएगा cos x, ठीक, 2x की पावर 1 को आप सीधा 2x भी लिख सकते हो, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस cos x। मैं आपको उतना ही करवा रहा हूं जितना बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आई बात समझ। सर ये करके बताओ, कुछ सवाल है डिफरेंशिएशन के, करके बताओ, ये तो इजी वाला सवाल है यार, इजी पीजी सवाल है। देख डी वाई अपॉन डी एक्स कैसे करेगा, डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 2, पावर को नीचे ला 2 और पावर में से एक कम कर दे, आंसर क्या आ जाएगा 2x की पावर 1, आंसर क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा, ठीक है। इसको करके बता, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, वाई की जगह क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर, पावर को नीचे लाना है 2 इंटू 2x और पावर में से एक कम कर देना है, ठीक है, 2 था उसमें से एक कर देना, देखो 2x वैसे ही है, पावर को नीचे लाया मल्टीप्लाई किया, पावर में से एक कम कर दिया, 4x की पावर 1। अब है मल्टीप्लीकेशन रूल, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन रूल मल्टीप्लीकेशन रूल मल्टीप्लीकेशन रूल मल्टीप्लीकेशन रूल कैसे करेंगे मल्टीप्लीकेशन रूल, एक बार अच्छे से समझ लेना। देख मान ले कोई दो फंक्शन है, मान ले कोई दो फंक्शन है, ठीक है, मान तो कोई दो फंक्शन है, मतलब ये है y इज इक्वल टू यू इंटू वी, ये दो फंक्शन है, ये आपस में क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। क्या होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे, इस केस में आप डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या करना है, u देख d अपॉन डी एक्स, वाई की जगह लिखोगे u इंटू वी, इसमें क्या करना है u को छोड़ना है, v को डिफरेंशिएट करना है, प्लस v को छोड़ना है और u को डिफरेंशिएट करना है। जैसे तेरे पास दो फंक्शन है जो मल्टीप्लाई हो रहे, बोल रहे इसकी डिफरेंशिएशन हमें निकाल के बताओ, कैसे निकालेंगे, आपको पता है एक फंक्शन है u, एक फंक्शन है v, है कि नहीं, हाँ सर, देखो डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक, डी यू वी अपॉन डी एक्स, यू को आगे रखा, v को डिफरेंशिएट किया, v को आगे रखा, u को क्या किया, डिफरेंशिएट किया। अब u और v दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, u को आगे रख दिया, ठीक है, u को आगे रख दिया, u को आगे रखा, एक्स क्यूब ऐसे ही छोड़ दिया, डिफरेंशिएट किसकी करनी है, दैट इज साइन एक्स की डिफरेंशिएशन करनी है, प्लस v को ऐसे ही आगे रख दिया, दैट इज साइन एक्स, और डिफरेंशिएशन किसकी करनी है, एक्स क्यूब अपॉन डी एक्स, ठीक।
एक्स क्यूब को छोड़ा साइन एक्स की डिफरेंशिएशन, साइन एक्स को छोड़ा एक्स क्यूब की डिफरेंशिएशन। बढ़िया है। देख एक्स क्यूब ऐसे ही रहेगा, साइन एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होगी, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होगी, साइन एक्स वैसे ही है। एक्स क्यूब की डिफरेंशिएशन क्या है, पावर को नीचे लाया 3 और पावर में से एक कम कर दिया 3 माइनस 1। मैं अच्छे से सवाल आंसर लिखूंगा तो ये कितना होगा, एक्स क्यूब कॉस एक्स प्लस साइन एक्स 3x की पावर। ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं। सर डिवीजन के लिए भी कोई रूल होता होगा जैसे मल्टीप्लिकेशन का रूल है बट सिलेबस में नहीं है, उस पर कोई सवाल भी बनता नहीं। ठीक, अब है हमारे पास टॉपिक नंबर 7 जिसका मतलब है इंटीग्रेशन। या टॉपिक नंबर 7 कौन सा है, दैट इज इंटीग्रेशन। आपने सुना होगा इंटीग्रेट करना। हमारी इंडिया जो है वो इंटीग्रेशन है बहुत सारी स्टेट्स का। तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, जोड़ना। क्या मतलब होता है, जोड़ना। व्हाट डस इंटीग्रेशन मींस, इंटीग्रेशन देने वाला भी न्यूटन चाचा है। और इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन का मतलब भी क्या है, जोड़ना। ठीक है। अच्छा, ये वाला फॉर्मूला कैसे आया, ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है सांप वाई डी एक्स, ये मैं अभी आपको समझाऊंगा। मींस जोड़ना। न्यूटन मेरा दोस्त है रे बाबा। अब देख, इंटीग्रेशन की अच्छी फील ग्राफ से ही आता है। ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना। ठीक, अच्छा सुनना, ये है मेरे पास ग्राफ, ये y है और ये मेरे पास क्या है, x है। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, जोड़ना। मैं बोल रहा हूं ये ग्राफ ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा था, ये यहां तक आई बात समझ, हाँ सर अच्छे से समझ आई। ठीक, ये क्या है, इसकी लेंथ, ये क्या लेंथ, जिसको मैंने y मान लिया। ठीक है, ये लेंथ है y। ठीक, ये मैं छोटा सा टुकड़ा ले रहा हूं यहां से। ठीक है, छोटा सा ये क्या लिया मैंने, dx, है ना। अगर मैं एरिया निकालूं, एरिया वो क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। अगर मैं स्मॉल एरिया निकालूं तो लेंथ मैंने ले लिया y और ब्रेथ में छोटी सी ले रहा हूं, दैट इज dx। ठीक है, और ऐसे 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 इधर इधर ऐसे ऐसे dx जुड़ेंगे तो पूरा क्या बन जाएगा, x बन जाएगा और मेरे पास टोटल एरिया आ जाएगा। हाँ सर, स्मॉल एरिया आ गया। अब पूरा एरिया निकालना है तो आप क्या करोगे, बोलो बोलो बोलो, क्या करोगे आप, इस सारे एरियाज को जोड़ दोगे। जोड़ना मतलब इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन y dx। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या है तो आप बोलोगे एरिया अंडर ग्राफ। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ये सारी चीजें जानते भी होंगे। आपको बस इतना ही याद रखना है कि डिफरेंशिएशन मतलब स्लोप ऑफ द ग्राफ, इंटीग्रेशन मतलब एरिया अंडर द ग्राफ। एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। स्मॉल एरिया मतलब लेंथ इनटू स्मॉल ब्रेथ। पूरा टोटल एरिया निकालना है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा y को, और dx सबको जोड़ना पड़ेगा। तो यही क्या होती है, इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन का क्या है, सिंबल है। तो अगर आपसे कोई पूछे इंटीग्रेशन को लिखते कैसे हैं तो बहुत सारे बच्चों को लिखने में भी दिक्कत आती है। तो आप ये मतलब जोड़ना, ये आ गया y और ये क्या आ गया dx।
कहीं भी आपको ये दिखे तो इसका मतलब इंटीग्रेशन है। अब इंटीग्रेशन के छोटे छोटे रूल्स हैं जो आपको दिमाग में रखने बस, ठीक है। और इसकी डीप एक्सप्लेनेशन आपने कोई भी देनी नहीं है, ठीक है। आई बात समझ? जैसे कभी कोई पूछे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू पावर एन, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू पावर एन, मैं बोल रहा हूं अगर आपके पास फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एन, इंटीग्रेशन होता है y डी एक्स, इंटीग्रेशन वैसे रखा y की जगह x रेज टू पावर n dx रखा, तो इसका क्या होगा, पावर में एक ऐड किया, उसी पावर से आपने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, उसी पावर से आपने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। साइन x की डिफरेंशिएशन क्या होगी, मतलब y इज इक्वल टू साइन x है, तो इंटीग्रेशन y डी एक्स, y की जगह मतलब साइन x, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx क्या हो जाएगा, माइनस कॉस x होगा, याद रखना है। इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू पावर x dx क्या आ जाएगा, e रेज टू पावर x, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x इज लॉग ऑफ x। ये 4 सबसे इंपॉर्टेंट रूल हैं जो बार बार फिजिक्स में पूछे जाते हैं। प्लीज आप इन 4 रूल्स को जबरदस्त तरीके से अपने दिमाग में रखोगे। जब न्यूमेरिकल्स में इंटीग्रेशन आती है ना, वो 2 तरह से हमें दिखती है। एक है सिंपल इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन y dx, इसको हम बोलते हैं विदाउट लिमिट्स वाली इंटीग्रेशन, ठीक है। और एक इंटीग्रेशन ऐसे दिखती है y dx x1 से x2 तक, इसको हम बोलते हैं विद लिमिट्स वाली इंटीग्रेशन। इसको सॉल्व करने का तरीका अलग है और इसको सॉल्व करने का तरीका अलग है। ये बेस्ट एक्सप्लेन होता है थ्रू एग्जांपल। मान के चल कि तेरे पास एक सवाल ऐसा आया, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3, आई बात समझ। आपने इसकी सिंपल इंटीग्रेशन निकालनी है, y इज इक्वल टू डी एक्स। ये मतलब आपने इसकी सिंपल इंटीग्रेशन निकालनी है, कैसे, y dx निकालना है ना। तो आप क्या करोगे, सॉल्यूशन लिखोगे, ये इंटीग्रेशन y की जगह क्या लिखोगे, x की पावर 3 dx, पावर में ऐड करोगे, पावर में एक ऐड किया, उसी पावर से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। आंसर आसान आ रहा है, x की पावर 4 अपॉन 4 आ रहा है। बट यहां पे लिमिट्स नहीं है, आप याद रखोगे, इसमें आंसर के वक्त आप सी पक्का लगाना, ये रूल्स में आता है, ठीक है। फिर क्या आता है, फिर आता है जी y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3, ठीक। सवाल सेम है, y dx निकालना है, बट इस बार इसमें लिमिट्स दिए, मतलब 1 से लेकर 2 तक, समझ आया नहीं है, मतलब इस बार लिमिट है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान इधर, इंटीग्रेशन इधर देखना, इंटीग्रेशन y dx 1 से लेकर 2 तक, है ना, 1 से लेकर 2 तक सॉल्व, मतलब लिमिट है। अच्छा देखना ध्यान से, ये जो नीचे वाली लिमिट है ना, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, ये भी बता के चल रहा हूं मैं, ठीक है। और ये जो ऊपर वाली लिमिट है, इसको बोला जाता है अपर लिमिट, ये भी मैं बता के चल रहा हूं, ठीक है। बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है, ठीक। अब क्या होगा, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब dx 1 से लेकर 2 तक कैसे करोगे, पावर में एक ऐड किया, उसी पावर से डिवाइड कर दिया, ठीक, 1 से लेकर 2 तक। आंसर क्या आएगा, x की पावर 4 अपॉन 4, है ना, 1 से लेकर 2 तक। इसको आगे कैसे लेके चलना है, इसमें तो c ऐड नहीं होगा, इसको आगे कैसे सॉल्व करना है, जैसे इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, देखना, x की पावर 4 अपॉन 4, ये आ गया जी 1 और ये आ गया 2। अब आगे क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। एक बार आपने x में 2 पुट करना है, 2 की पावर 4 अपॉन 4, ठीक है, माइनस
एक बार आपने x में 1 पुट करना है, 1 की पावर 4 अपॉन 4, ये इसका फाइनल आंसर जाएगा। आगे कैलकुलेट करोगे आप तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1 की पावर 4, 1 अपॉन 4, है कि नहीं? हाँ सर जबरदस्त, अच्छे से समझ आ रहा है। ठीक है, ठीक है, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, तो ये कितना हो जाएगा 16 अपॉन 4, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, 16 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 4। ठीक है, कैसे जाएगा, ये दोनों कॉमन है नीचे, 16 माइनस 1 अपॉन 4। ठीक, 16 में से एक गया 15 अपॉन 4। इसमें ना एग्जैक्ट आंसर निकलता है, यहां पे आपको कोई वेरिएबल नहीं दिखता, एक्स और वाई नहीं, एक्स लास्ट में नहीं दिखता। जैसे जब आप ये सॉल्व कर रहे थे ना, एंड में आपको ना एक्स दिखा था, बट इस केस में आपको एक्स नहीं दिखता एट द एंड। इसको सॉल्व करने का ये तरीका है, प्लीज अपने दिमाग में ये तरीका डालोगे, यहां से अच्छे से देखना। एक बार x में 2 डालना है, एक बार x में 1 डालना है। 2 की पावर 4, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, 16 अपॉन 4, 16 अपॉन 4 माइनस 1 बाई 4, ये दोनों नीचे कॉमन है, 4 ले लिया, फिर 16 माइनस 1, 15, 15 अपॉन 4, इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। यहां पे हमारा चैप्टर बहुत बेहतरीन तरीके से खत्म होता है। जो भी मैथ्स आपकी फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है। इंशाल्लाह तुम्हारी रैंक आएगी, इंशाल्लाह तुम्हारी रैंक आएगी, क्योंकि तुम मेहनत करते हो। ठीक है, इंशाल्लाह के स्पेलिंग थोड़े गलत हैं, बट फीलिंग और इंटेंशन बहुत सही है। ठीक है, बाकी मिलते हैं किसी और नई वीडियो में नई एनर्जी के साथ। नेक्स्ट चैप्टर में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हैं, जल्दी से आ जाना। ठीक, एक चीज मैं आपको और बोलूंगा, क्या बोलूंगा कि ये हमारे जेके बोस वाला के व्हाट्सएप चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, जल्दी से जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाके इनको स्कैन करो, ज्वाइन करो, ताकि मतलब वहां पे बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, अपनी शॉर्ट वीडियोस डालते हैं, थोड़ा मोटिवेट करते हैं। जब आप उनकी वीडियोस दिखोगे तो मैं खुद मोटिवेट हो जाता हूं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। बहुत स्मार्ट आ रहा हूं मैं, इतना स्मार्ट तो हूं नहीं। बाकी लास्ट में मैं बस इतना ही बोलूंगा आपको कि प्लीज पढ़ना, किसी की मेहनत जाया नहीं जाती है। ये वही टाइम है जब इंसान को पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, बाय बाय।